गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये वेकअप कॉल है आपके लिए। आज एडमिट कार्ड आया तो ब्लैक वारंट तो नहीं समझ रहे हो ना कि बुलावा भेजा है, ऐसा तो नहीं ना? डरे हुए हो? दरअसल जो परीक्षा है वो कोई नहीं चाहता, कोई परीक्षा देना नहीं चाहता। सीता हो या तुम, अग्नि परीक्षा किसे पसंद है? बट फिर भी अभी अ, लगा कि बात करनी चाहिए। अ, तो कुंवर नारायण की कविता जो आप सबको रटी होती है, दीवारों पे, दरों दीवार पे चिपकी होती है दिल्ली में, उसकी जो जो कविता है अंतिम ऊंचाई, उसकी लाइन है कि कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। तो जब वो ध्यान में आया तो लगा कि कितना रिलेवेंट है। कमेंट पढ़ रहा था तो फिर उसमें ये लाइन फिर से आई सामने, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती। किसी को सेंटर की दिक्कत है, किसी को पेन की दिक्कत है, किसी का रिवीजन नहीं हुआ है। दरअसल ये सब दिशाएं जो फैली हुई हैं चारों तरफ, आपको लगता है सब सामने होता, सेंटर दरवाजे के पास होता, आयोग तुम्हारा सगा होता और परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होती। फिर उनकी दूसरी लाइन है, कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते बाकी सब रुका होता। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम चल रहे हो, कई बार तुम्हारी जो रेस है, तुम्हारी जो स्पीड है, ये उल्टे कम हो जाती है। तुम ताल ही नहीं बिठा पाते हो, तुम तैयार ही नहीं होते हो। ऐसे लगता है एडमिट कार्ड आ गया, अच्छा भी आ गया, ये तो भी कल की बात है जो फॉर्म भरा था। फिर उनकी अगली लाइन है कि शुरू शुरू में सब चाहते हैं, शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू शुरू से शुरू। कई लोग ऐसे होंगे जो लगते होंगे नहीं यार, अगर फिर से मौका मिलता है, एक बार प्रीलिम का रिजल्ट आता तो मैं ज़्यादा बेहतर कर पाता। सब कुछ शुरू शुरू से करते हैं, है ना? क्योंकि उनको लगता है शुरुआत में नए तरीके से शुरुआत होती है तो विजय पथ उनको ज़्यादा साफ दिखाई पड़ता है। बट ऐसा होता नहीं। कितनी बार भी नए तरीके से शुरू कर लो, दिशाएं दिग्भ्रमित कर ही देती हैं और आप कहीं मझधार में, कुरुक्षेत्र के बीच में कहीं जाके खड़े हो ही जाते हैं। तो शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। ठीक, जैसे बहुत लोगों को लग रहा होगा अगले बरस में मेंस के लिए रेडी कीजो, है ना, इस बार नहीं। ठीक। फिर उनकी लाइन, हमें कोई दिलचस्पी नहीं कि वो सब कैसे समाप्त होता है जो इतने धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। तो ये जो लाइन है कि अंत तक पहुंचकर हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता या उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती कि वो सब कैसे शुरू हुआ था धूमधाम से हमारे चाहने पर। तो ये जो पंक्ति है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था धूमधाम से हमारे चाहने पर, ये आप ही थे जिसने तैयारी शुरू की थी। और आपको भी पता था कि मंजिल छोटी हो, बड़ी हो, यात्रा लंबी हो, छोटी हो, आसान नहीं होती। ठीक, स्प्रिंट भी आसान नहीं होता, मैराथन भी आसान नहीं होता। तो आपको तो पता ही था। फिर अगर नहीं है मन में कोई शंका, कोई समस्या नहीं है, तो फिर ये बात बेमानी है, ये बात रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर मन में ये है कि नहीं, ये बरस मेरे लिए नहीं है, 25 पनौती का साल है, दुर्घटनाओं का साल है, मैं अपना एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा, मैं 26 में देखूंगा। ठीक। तो फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और ये अंतिम ऊंचाई की जो कविता, जो हर किसी के जुबान पे होता है कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब बताओ, तब समझ लेना कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। मामला सिर्फ ज्ञान का नहीं है, मामला सिर्फ प्रिपरेशन का नहीं है। आप भी जानते हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, आईक्यू भी अच्छी है, परवरिश भी अच्छी है, सुविधाएं भी अच्छी है, नवाबजादे भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन नहीं होता है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे बेहया के फूल की तरह होंगे जिनको खाद पानी से सींचा नहीं गया होगा और कहीं भी उगाए होंगे, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे होंगे, फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो अगर आपका जीवन बेहया की तरह उपेक्षित है तो समझ के चलो कि तुम्हारी स्थिति अच्छी है, तुम सर्वाइव कर जाओगे, तुम्हें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज कॉन्फिडेंस का दिन है, इसे कॉन्फिडेंस डे की तरह लो। एडमिट कार्ड डे नहीं है, कॉन्फिडेंस डे है। अभी हम बात करेंगे कुछ और मुद्दों पे जो जेन्युइनली आपको पता होनी चाहिए। कुछ वायदे हैं जो आपसे हमने किए हैं,
मैं बेवफा नहीं साबित होना चाहता, वफाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कुछ वजहें होती हैं, कुछ तो वजहें होती हैं, वरना यूँ कि बेवफा नहीं होता। तो थोड़ा सा संभाल के चलना, ठीक है? मेरी थोड़ी सी बदमाशी पर तुम बुरा मत मानना। उस पे बात करेंगे अभी, पढ़ाई लिखाई पे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वो यही है कि आप अगर आज एडमिट कार्ड के दिन मन में किसी प्रकार की भी नकारात्मकता, किसी प्रकार का भी संशय या किसी प्रकार का भी हतोत्साह लेकर के बैठे हैं, तो उसे उतार कर फेंक दीजिए और एक बात गांठ बांध करके रख लीजिए कि चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो स्वयं रैंक 1 हो, चाहे वो पहले से सेलेक्टेड हो, चाहे वो कितना भी मेधा वाला हो, हर किसी के लिए हर एग्ज़ाम नया होता है, ठीक? आप भी उतने ही सक्षम हैं जितना वो है। मामला सिर्फ ये है कि हो सकता है कि उसने ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, ज़्यादा अनुभव हो, तो उसके पास कुछ ज्ञान ज़्यादा होगा। लेकिन आप अच्छे से अगर लड़ेंगे, अगर अच्छा लड़ा आपने और मान लो आप जीते भी नहीं, तो शहीद हो जाओगे, गौरव, ग्लोरी मिलेगा। जीतोगे तो सफलता मिलेगी, हारोगे तो ग्लोरी मिलेगा, यश मिलेगा, शहादत मिलेगी। लेकिन वो तब होगा जब अच्छे से लड़ोगे, ठीक है? हथियार डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा। और अच्छे से लड़ने का मतलब है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा अनुभव, बहुत सारा प्रैक्टिस और उससे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस। तैमूर लंग अगर लंगड़ा आदमी अगर हिंदुस्तान को सता सकता है, तो आप इस आयोग को तो आराम से फतेह कर ही लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम शर्मिंदा महसूस करो। तुमने इस परीक्षा में, अगर तुमको लगता है कि बहुत नहीं पढ़ा, तो भी तुमने इतना ज़रूर पढ़ा होगा जो इस भारत की 90% आबादी नहीं पढ़ती है, या शायद और ज़्यादा। तुम इस देश के उन चुनिंदा 1-2% लोगों में हो जिसको स्पेस साइंस भी समझता है, जिसको इकोनॉमी भी समझती है, जिसको जीडीपी से लेकर के और लिटरेचर, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स सब समझती है। तो दरअसल तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत निखरा है। रोजगार संसाधनों पर निर्भर करता है। इस देश में संसाधन कम है, लोग ज़्यादा है, इसलिए कितने भी अच्छे होगे, कुछ ना कुछ को फेलियर देखना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम उसे जीवन की असफलता मानोगे, या उसका मतलब ये है कि तुमको लगेगा कि मैं काबिल नहीं था? नहीं, पहली चीज़ तो लड़ने का, नहीं भी हुआ तो भी ज़बरदस्त प्रयास करने का, अंतिम छोर तक पहुँचो, अंतिम चरण तक पहुँचो। अंतिम पेपर, अंतिम प्रश्न जब तक ना हो जाए, तब तक ये नहीं सोचना है कि तुम्हारा क्या होगा। क्रिकेट के मैच की तरह अंतिम गेंद जब तक ना फेंक दी जाए, मैच में जीत हार निश्चित नहीं होता। डकवर्थ लुईस से कई बार जीत जाते हैं लोग। तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई डकवर्थ लुईस आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक? अब मेरा ये कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये कोई बोल वचन नहीं है, ये कोई सांत्वना दिलासा नहीं है। मुझे लगता है जब मैंने यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया, मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं यूपीएससी की तरफ ऑप्शनल और बाकी चीज़ों में लगा हुआ था, मेंस वगैरह में। बट देना पड़ा तो दे दिया, बस दे दिया तो दे दिया। अब नहीं पढ़ा था तो नहीं पढ़ा था। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, क्योंकि उन्होंने यूपी के हिसाब से ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई की थी। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे था, मुझे लगता था यूपीपीसीएस में कंपटीशन ही नहीं है मेंस में। मुझे तब भी लगता था, आज भी लगता है, किसी को डिमीन लगे, किसी को बुरा लगे तो लगे, यूपीपीसीएस में मेंस में कंपटीशन नहीं होता है। क्योंकि प्रीलिम पास करने वाले लोग इतना रट्टा मार के आते हैं, इतना रट्टा मार के आते हैं कि वो मेंस कभी पढ़ते नहीं। अगर वो एडमित्रे के छात्र होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि मैं मेंस 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 खेल रहा हूँ। अब समझ में आ रहा होगा मेंस कितना महत्वपूर्ण है। तो वो मेंस नहीं पढ़ के आते, जहाँ से भी पढ़ा है ज़िंदगी भर प्रीलिम पढ़ा है। तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी पोजीशन में हो, तुमने सारे पेपर्स पढ़े हैं, स्मार्टली पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। आधी जंग तो तुमने उसी दिन जीत लिया था जिस दिन तुमने अपनी मॉडस अप्रेंडी, अपने लड़ने का तरीका, अपने हथियार को दुरुस्त किया था। तुम्हारे पास यस 400 है यार, तुमको अंदाजा भी नहीं है। वो गौरी, गजनबी, शाहीन, वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना? तो ये आपकी मजबूती है, मजबूत पक्ष। अब इंडिविजुअली बात भी करेंगे, लेकिन अब जो दिन बचा हुआ है, कितना दिन बचा है? 19, 20, 9 दिन। 9 दिन नहीं, ये 20 दिन है, ये 9 दिन नहीं। नवरात्रि जिस तरीके से होता है ना, कि अपने आप में एक
सीजन होता है, अपने आप में एक आराधना का वर्ष होता है। ये 9 दिन नहीं है, ये 20 दिन है कम से कम। नंबर ऑफ आवर्स फॉर स्टडी डबल कर दो, कंसंट्रेशन एफिशिएंसी 10 गुना कर दो, डिस्ट्रैक्शन को पाताल में दबा दो, और बाबू सोना या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको स्टेटस को पे डाल दो। वहाँ संघर्ष नहीं चाहिए, ठीक। मनोभूमि में किसी प्रकार का युद्ध नहीं करना है। और मैंने अभी चैनल पे लिखा कि कोई भी कुरुक्षेत्र हो, अर्जुन तो जीते गए। तो कोई भी कुरुक्षेत्र का मतलब है कि तुम्हारा सेंटर कहाँ पड़ा? अरे मुझे इतना दूर दे दिया, भैंस के तबेले में सेंटर है। अरे है तो है, युद्ध युद्ध होता है भाई, पहाड़ी पर लड़ना पड़ेगा, पाताल में लड़ना पड़ेगा। मिस्टर चर्चिल का तुमने देखा स्पीच, जब हिटलर जीत रहा था यूरोप, तो चर्चिल कहता है हम समंदर में लड़ेंगे, हम आसमान में लड़ेंगे, हम हवाओं में लड़ेंगे, हम फिजाओं में लड़ेंगे, हम जमीन पर लड़ेंगे, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। योद्धा कभी ये नहीं तय करता कि रणभूमि कौन सी होगी। वो दलदल हो सकता है, वो पहाड़ी हो सकता है, योद्धा का काम है लड़ना। उसको सिद्ध होना होता है, उसको कुशल होना होता है। अगर वो युद्ध का चुनाव अपने मन से करेगा, क्या ये लग्जरी है उसके पास? युद्ध थोपा हुआ होता है, युद्ध लग्जरी नहीं होती। अनटिल अनलेस आप आक्रामक ना हो, आप पाकिस्तान ना हो। तो आप जो लड़ रहे हो उसमें ये दिमाग से निकाल दो कि मेरे हिसाब से मेरे अनुकूल सेंटर नहीं मिला। क्यों इस पे बात ही क्यों करना है? जो चीज़ मायने ही नहीं रखती, रिलेवेंट नहीं रखती, रिलेवेंस ही नहीं है उसका, उसको उस पर बात ही नहीं करनी। पेन का चुनाव अब तक नहीं कर पाए हो तो ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। 10 चैनल पे जाकर के स्ट्रेटजी कौन से पेन से लिखे, अब तुम देख रहे हो कौन से पेन से लिखे। अरे भाई 3-4 टाइप के पेन मार्केट में चलते हैं जिससे सब लिखते हैं, अजमा लो, जिससे तुम्हें आराम लगे, जिससे तुम्हें स्पीड लगे, जिससे तुम्हें एफिशिएंसी और माइलेज अच्छा लगे, मतलब ज़्यादा तेज लिख पाओ, उससे लिखो। जिससे सौंदर्य भी थोड़ा सा दिखे उससे लिखो। V7 मैं रिकमेंड करता हूँ। कितने पेज होते हैं? अरे भाई ये सब होमवर्क अगर नहीं किया तो समझ लो जितने पेज होंगे लिख देना उतने पेज। वैसे भी दुनिया जानती है 2 पेज होता है 3 पेज होता है अलग अलग, 8 नंबर 12 नंबर 4 पेज दे देगा तो 3.5 पेज लिख देना। 2021 के मेंस में उसने पेज कम दे दिया था, बदमाशी किया था। 12 नंबर वाले में भी 2 पेज दिया था, तो मजबूरी में उसमें भी लिखना पड़ा लोगों को। ऑप्शनल में उसने कम पेज दे दिया, मजबूरी में लिखना पड़ा। अब ये सब बाउंसर्स हैं जो आएंगे ना, अभिमन्यु कितना भी सीख ले कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही किला, कोई ना कोई ऐसा होगा ही भेद जो उसको नहीं पता होगा। तो उसको कॉन्फिडेंस से, उसको चालाकी से, उसको स्मार्टनेस से तोड़ देना। कोच अब मैदान में घुस करके तुमको थोड़े आएगा कि अब दाहिनी तरफ किक कर बॉल को, बाईं तरफ किक कर। कोच का काम मैदान के बाहर का है ना, मैदान के अंदर तो तुमको ही खेलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहीं डील करनी पड़ेगी, इमीडिएटली करनी पड़ेगी। आपको पता है कि एक प्लान बनती है, एक रणनीति बनती है, और जो अच्छे रणनीतिकार होते हैं, जो अच्छे स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, वो 2 रणनीति बनाते हैं, एक बेस्ट रणनीति, एक सेकंड बेस्ट रणनीति। और मिलिट्री में कहावत है, जनरली युद्ध सेकंड बेस्ट रणनीति पे ही लड़ा जाता है, पहली वाली रणनीति कभी काम नहीं आती। तो तुम इस बात के लिए भी तैयार रहो, ये भी तो रणनीति का हिस्सा है कि तुम्हारी रणनीति काम नहीं आएगी, तो उसके लिए भी तैयार रहो। हो सकता है तुम्हारा पहला ही पेपर बर्बाद हो जाए, 20 नंबर से तुम पीछे चलो, 50,000 मतों से पीछे चल रहे हो, तो सारी पेटियां थोड़ी खुलेंगी बूथ की। उसमें अगला पेपर, अगला पेटी खुलेगा, अगला ईवीएम खुलेगा, तुम उसमें लीड ले सकते हो। गांव से हारोगे, शहर में जीतोगे। अंत में जीत मायने रखती है ना, तो जीतोगे, दूसरे में दम लगाओ। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें पर मौलिक है। और अंत में आपको एटीट्यूड पढ़ाया है मैंने। एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। तुम्हारे भीतर अगर जीतने का भाव होगा, योद्धा का भाव होगा, विजेता का भाव होगा, सर्वाइव करने का भाव होगा, तो तुम कर जाओगे। तुम लूजर होगे, तुम्हारा व्यक्तित्व ही कमजोर होगा, तुम हर बात में परेशान होगे, तो तुमसे कुछ नहीं होगा, और तुम जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं समाज और देश को, तो नुकसान होने से बच जाएगा। तो आज अभी एडमिट कार्ड आया है, इस क्षण के बाद से कोई बात नहीं, कोई बकवास नहीं,
नेगेटिविटी को खूंटी पर टांगना नहीं, डस्टबिन में डाल दो, उसको दफन कर दो। और करना सिर्फ है कि ये 9 दिन जो बताने जा रहा हूँ, अभी हम मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, उस पर जम के काम करना है और उसको कड़छड़ इस तरीके से उपयोग करो कि औरों के लिए 9 दिन है या 5 दिन है, आपके लिए वो 20 दिन है। नंबर 1, पहले तो मैं बता दूं कि आपके लिए जो वादे किए थे, मेरी तबीयत बीच में ख़राब थी, इसकी वजह से स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी। तो थोड़ा सा जितना ज़्यादा मैं कर सकता था, करूँगा तो उतना ही, लेकिन थोड़ा सा दिन ज़्यादा लगा। और आप जानते हो कि कुछ कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती हैं जीवन में कभी कभी। एक तो ये, दूसरा एथिक्स, जिस पे हमने लगभग 5-6 लेक्चर लिए भी थे। बुकलेट जो है, उस बुकलेट में PYQ है, थीम वाइज नए क्वेश्चन भी हैं। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद है जितने लेक्चर हुए हैं देख लिया होगा। आज मैंने कुछ हिस्से में रिकॉर्डिंग की है, 2 चैप्टर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। 2 चैप्टर की PYQ रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो गई थी, जब पढ़ाया था तभी, उसको भी इसी में ऐड करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे उसकी थोड़ी। आज रात बैठ करके मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। सुबह तक, भोर के पहले उम्मीद है कि एथिक्स की बुकलेट की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि इसमें समझाना पड़ता है, सिर्फ PDF नहीं रट सकते, नहीं आपको नरेट कर सकते, थोड़ा समझाना होता है। तो 3 घंटे के आसपास, बाकी बुकलेट 2 घंटे का टारगेट था, एथिक्स लगभग 3 घंटे। तो एक बार जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लेना, जो क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्म कर लेना, मेंटल राइटिंग कर लेना। मेंटल राइटिंग पे अभी बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से GS6 को आपको 2 घंटे में उपलब्ध करा दिया, GS3 को ठीक से समझाया, सभी टॉपिक सब टॉपिक को 1 घंटे 53 मिनट में, अगर 1.5 1.25 पे देखोगे, हालांकि नॉर्मल देख लेना, तो आप उसको 1.25 घंटे 1.5 घंटे में कर सकते हैं। एथिक्स को भी 3 घंटे में दे देंगे तो 2 घंटे में आप उसे देख पाएंगे। 2-3 बार 4 बार देखोगे तो सभी PYQ कवर हो जाएंगे, सारे थीम कवर हो जाएंगे, सभी टॉपिक सब टॉपिक, की टर्म्स, डेफिनेशन सब कवर हो जाएगा। तुमको अलग से कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सीधा सीधा आने वाला है। अब वैल्यू है तो वैल्यू आएगा ही, एटीट्यूड है एटीट्यूड आएगा ही, एप्टीट्यूड है एप्टीट्यूड आएगा ही। 2 घंटे तो खाली देखने, सारे PYQ हो जाएंगे, सारे डेफिनेशन हो जाएंगे, सारे टॉपिक सब टॉपिक हो जाएंगे। इससे पहले आपको थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, लिख लो। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात, सवाल है मन में कुछ लोगों की कि अब टेस्ट दे ना दें। मुझ पे अच्छा खासा दबाव था स्टूडेंट का भी, और हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं उनका भी, कि जिस तरीके से कोचिंग्स अभ्यास टेस्ट चलाती हैं, जिस तरीके से स्टिमुलेटर टेस्ट चलाती हैं, आप भी दीजिए। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि आखिर में टेस्ट देता, जैसे विजन अभ्यास देता है, मैंने भी दिया था उसको। वो आपको लास्ट टाइम में स्पीड का टेस्ट होता है, आप रियल टाइम में एग्जाम का अनुभव कर पाए, उसका टेस्ट होता है। दिक्कत ये है कि समय इतना कम है, 6 पेपर हैं। अगर इन 6 पेपर को लिखने बैठेंगे स्टूडेंट, कम से कम 3 दिन पूरा चला जाएगा, लिखा नहीं जाता, दोनों टाइम लिखेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा, फिर वो पढ़ाई नहीं होती उस दिन। मैं भी रात भर जा करके पेपर दे के आता था अभ्यास का। तो क्या कर सकते, तो इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला कि भागीरथ में ऑलरेडी आपने बहुत सारे टेस्ट लिखे, जिसने भी शुरुआत से फॉलो किया है या जिसने भी लिखा है, बीच बीच में ओपन होता रहा है ग्रुप, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट हुए हैं, फुल लेंथ हुए हैं, अग्नि परीक्षा में भी कम से कम 23-24 टेस्ट हुए हैं GS के। तो लिखने के या कहीं और आपने लिखा होगा तो बहुत सारा कुछ आपने लिख के रखा है। अभी फ़िलहाल क्या करो, मेंटल राइटिंग ज़्यादा करो। अगर आपने लिखा हुआ है ठीक ठाक, स्पीड की बहुत समस्या नहीं आ रही, तो मेंटल राइटिंग करो। मेंटल राइटिंग कैसे करना है, PYQ उठाइए, या जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उनको उठाइए और सोचना शुरू कीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि जीवन में सफलता के लिए IQ से ज़्यादा EQ की ज़रूरत है, चर्चा कीजिए, तो आपको इमीडिएटली ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये मामला IQ वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस का है। तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि IQ और EQ का जो डिबेट है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। आपको EQ की समझ, EQ की क्या योगदान है सफलता में, IQ की क्या लिमिटेशन है, ये भी ध्यान में आ जाना चाहिए। और इमिडिएटली आपके भीतर इंट्रोडक्शन फ्रेम हो जाए, और समझ लो आप लिख रहे हो, आप आंखें बंद करके बस लिख रहे हो। ये साधना है। मेडिटेशन सिर्फ नाक से हवा निकालना और लेना थोड़ी है। मेडिटेशन ये भी है ना, जब आप ध्यानस्थ, जब आप स्वयं के साथ हैं, जब आप अपनी ही मनोगुफा में उतर गए, तो आंखें बंद करो, अपनी मनोगुफा में उतर जाओ और 1 मिनट 1.5 मिनट तक सोचो ये इंट्रो हो सकता है, फिर शुरुआत कैसे करेंगे, फिर दोनों डायमेंशन कैसे लिखेंगे,
फिर एग्जाम्पल क्या देंगे? आखिरकार आपको एग्जाम्पल्स की बुकलेट दे दी गई है, डायग्राम की बुकलेट दे दी गई है, वो भी टॉपिक वाइज, की टर्म्स की बुकलेट दे दी गई है। और ये कोई 1000 पेजेज नहीं है, कुछ कुछ चंद पेजेज। जितना हो सकता था, जितनी सामर्थ्य थी, जितने संसाधन थे, किया आपके लिए। साल दर साल हर आदमी सुधार करता है, लेकिन नियत थी कि हम कर सकें कुछ, किया है। कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन फिर वही बात है ना कि सफलता के लिए एक डायमेंशन में सफलता नहीं चाहिए होती। सारे पेपर्स में अगर आप बैलेंस्ड हैं तो सफलता आपकी ज़्यादा संभव हो पाती है। एक दो पेपर में एक्सेल करना होता है। तो मेंटल राइटिंग अभी ज़्यादा कीजिए, ये पहला मेरा सलाह है आपके लिए। अगर आपकी स्पीड वाकई में ख़राब है, जैसे कुछ लोगों की ख़राब होती है, उनके लिए 2 सलाह है, और ध्यान से सुनो ये 2 सलाह। पहली सलाह, अगर आपका पेपर छूट रहा है, जैसे मैं बताता था इंट्रो कैसे लिखें, या जैसे बताता था पॉइंट कैसे जनरेट करें, रोज़ 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 वही बात करता था, पर लोग नहीं सुनते। सत्य में जाते रोज़ ही सुनते, पर उनको समझता ही नहीं। अगर पेपर छूट रहा है तो इसको ध्यान से सुनो और इम्प्लीमेंट करने का जाके यहाँ प्रैक्टिस में। पहला काम, 20 सवाल है। 20 सवाल में संभव ही नहीं है कि आपको सारे सवाल आते हों, और आते होंगे तो सब उतने ही अच्छे से नहीं आते होंगे जितना कुछ सवाल अच्छे से आता होगा। 20 में से 7-8 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, 4-6 सवाल ऐसे होंगे, 6 सवाल 7 सवाल जो एवरेज आते होंगे, बाकी सवाल बिलो एवरेज या रद्दी होते होंगे या हवा नहीं लगता होगा। पेपर न छूटे उसके लिए पहली शर्त है कि आप प्रायोरिटाइज कर पाएँ। जो सवाल आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं, मेरी जो एक समझ रही है वो ये है कि उनको पहले करना है, या उन पे ज़्यादा समय देना है। अगर पहले नहीं भी कर पा रहे हैं तो उन पे ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि अब देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत आता है, ये तो मास्टर ने पढ़ाया था, ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो अपने को आता है। उनको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। ज़्यादा समय का मतलब डबल समय नहीं देना है। जितना समय निर्धारित है उससे आपको 1 मिनट ज़्यादा दे देना है, या आधा मिनट ज़्यादा दे देना है, या उतना ही समय देना है। तो जो सवाल आपको बहुत अच्छे से आता है उसको ठीक ठाक समय देना है, जितना डिसाइडेड है कम से कम उतना देना है। जो आपको थोड़ा कम अच्छे से आता है, कोशिश करो जितना समय निर्धारित है, या तो उतने में लिखो या उससे कम से कम 1 मिनट कम में लिखो। क्योंकि जिसमें आपको आता है उसमें आप लिखोगे 2 डायमेंशन के लिए 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, साथ में 3-3, 4-4 पॉइंट में कम से कम एग्जाम्पल देखो, सब्सटेंसिएशन करोगे, इंट्रो कंक्लूजन भी अच्छे से लिखोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे। जो सवाल कम आता है उसमें क्या आप 10 पॉइंट लिखेंगे? अगर लिखेंगे मतलब आप बोल बचन कर रहे हैं, किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा आता है तो उसमें भी 10, ये तो टके सिर भाजी टके सिर खा जाओगे ना। आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। जो आता है अच्छे से उसमें ज़्यादा लिखिए, उसमें ज़्यादा अच्छे से लिखिए, उससे इंप्रेशन जाएगा आपका कि यस उसमें क्वालिटी भी है बच्चे में। जो कम अच्छा आता है उसमें कम पॉइंट लिखिए, कम बोल बचन कीजिए, शब्दों की सीमा कम रखिए। और जो बिल्कुल ही नहीं आता है उसको लिखिए ज़रूर, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको अंत में लिखिए, या फिर जब आप लिखिए तो उसको कम समय दीजिए, उसके साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार कीजिए। जितना समय निर्धारित है उसका आधा समय दीजिए उसको। 3-4 पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट लिखिए। थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अंत में आपके पास कंटेंट नहीं होगा, मेरिट नहीं होगा, तो ब्लफ कीजिए। फिर डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाना, मुझे कई बार लगता है कि मुझे जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाता है तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। क्योंकि डायग्राम अभी आज ही मुझे किसका कॉल आया था, पंकज का कॉल आया था। पंकज ने अपनी चिंता बताई कि एक जगह उन्होंने कहीं लिया क्लास में, किसी को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर चुका हूँ, किसी की आलोचना अब नहीं करता, कि बहुत डायग्राम, हर चीज़ में डायग्राम बनाओ। दूसरी कोचिंग में तो उन्होंने कहा ये डायग्राम क्यों बनाते हो इतना। मैंने उनको भाई कहा किसी भी टॉपर की कॉपी देख लो, अच्छे रैंक वाले, अच्छा जीएस में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, आपको 20 में से जीएस 1 अगर छोड़ दिया जाए 3-4 क्वेश्चन में भी डायग्राम नहीं दिखेंगे। मुझे भी जीएस में अच्छे मार्क्स मिले बैक टू बैक कई सालों तक, लेकिन डायग्राम नहीं बनाया। मुझे आता ही नहीं है, ये मजबूरी है मेरी, लेकिन नहीं बनाया उसके बावजूद नंबर आया ना। डायग्राम आपके कॉम्प्लीमेंट्री रोल अदा करता है। डायग्राम आर्गुमेंट की जगह नहीं ले सकता। डायग्राम मेकअप है। मेकअप सौंदर्य का स्थानापन्न, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई भैंस को आप बहुत श्रृंगार कर दोगे तो बहुत सुंदर नहीं लगेगी। तो आप ये डायग्राम का जो वो है ना, टाइम वेस्ट जो है, या जो आपके मन में फोमो है ना, उसको निकाल फेंको। उसको यूज करना वहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता उसको डायग्राम मारने का, उसको लगेगा हाँ हाँ कुछ तो है, और जगह भी भर जाएगी। इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट बेटर कर सकते हो। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल। जो ज़्यादा अच्छा आता है उसको ज़्यादा अच्छा लिखो, ज़्यादा समय दो। जो कम अच्छा आता है उसको कम समय दो। ट्रीट एज पर मेरिट। ये पहली बात। दूसरी बात,
अगर एक्चुअली आपका पेपर छूट रहा है तब उसके लिए थोड़ा और एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहेंगे, कहेंगे, तो मैं आपको 20-20 सवाल नहीं, एक पेपर का 10 सवाल, और वो भी वही सवाल जो बहुत अति संभावित मुझे लगते हैं वही, ताकि इसी बहाने आपका वो प्रैक्टिस हो जाए। GS1 का 10, GS2 का 10, एक दिन दो पेपर हो जाएंगे 20 सवाल। तो आपको 3 घंटे खाली लिखने हैं और 3 दिन में आपके 6 पेपर हो जाएंगे। तो एक दिन में आपने 3 घंटा लिखा, बाकी 10 घंटे आपने पढ़ा, 9 घंटे आपने पढ़ा, 10-10 क्वेश्चन खाली देंगे। लिखना 3 घंटे है जम के, स्पीड भी उसी में चेक हो जाएगी, और उतना ही 10 सवाल 8 नंबर के, 10 सवाल 12 नंबर के, ऐसे ही देंगे। और 3 दिन तक लिखना है, यानी कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन का भी ज़्यादा महत्व है। लिखने का भाई, लिखने के लिए बहुत कोई लिख रहा है, लेकिन वो लिखने का आजकल की दुनिया में हर कोई लिखता है। गधा से गधा आदमी जाकर टेट सीरीज ज्वाइन करता है। टेट सीरीज द बिगेस्ट फ्रॉड इन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, और ये फ्रॉड ऐसा है जो पता नहीं चलता है। तो आप चाहिए तो आपको मैं GS1 में 10 सवाल, GS2 में 10 सवाल एक दिन, GS3 GS6 दूसरे दिन 10 सवाल, GS4 और GS5 10 सवाल अगले दिन। 3 दिन में आपके 6 पेपर खत्म। 3-3 घंटे आप लिखेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, और आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो कमेंट कीजिएगा बाद में, या पोल करवा लेता हूँ। तो ये स्पीड वाली बात होगी। रही बात मेरे हिस्से जो जिम्मेदारी थी, वो अभी इस पर बात करेंगे सनसाइन। मेरे हिस्से जो जिम्मेदारी थी, मैंने कहा एथिक्स भोर की उजास तक आपको मिल जाएगा। GS6 और GS3 हो ही गया। मेरे हिस्से जो जिम्मेदारी है, एथिक्स के 4 मॉडल आंसर। पहली चीज़ तो लगभग 15 से 20 निबंध पे मैंने चर्चा किया है। बार बार प्लेलिस्ट शेयर किया जा रहा है। शर्म आती है मुझे कि क्या बार बार वही शेयर कर रहे हैं, क्योंकि तुमको खुद देखना नहीं होता। जब भी कोई निबंध चर्चा किया गया है, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हो, चाहे साहित्य संस्कृति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे ट्रेड वार हो, कुछ भी, उस टॉपिक पे बहुत एनालिसिस किया है, बहुत फैक्ट, बहुत डायमेंशन, बहुत आर्गूमेंट। और मुझे संतोष है इस बात का कि जनता को साफ समझता है। जनता का विवेक, कलेक्टिव विवेक बहुत महान होता है। वॉच आवर्स उसका देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका 400-400 घंटे, 300-300 घंटे लोगों ने देखे हैं, जबकि 700-800 लोगों ने देखा। तो अगर आप चाहें तो वहाँ आप देख करके आर्गूमेंट जनरेट कैसे करना है, इससे कोई अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से डायमेंशन ओपन करना है, किस तरीके से कोर डिमांड फुलफिल करना है। मैंने जितने भी इवेल्युएशन किए हैं इससे में अपलोडेड होंगी सारी रिकॉर्डिंग्स। रिमार्क्स ज़्यादा लिखता नहीं, लाइव चूंकि इवेल्युएशन होता है तो आपको सीधी सीधी हम बातचीत करते हैं। एक एक कॉपी में 40-40 मिनट लग जाते हैं, 1 घंटे लग जाते हैं कई बार एक एक निबंध को चेक करने में। उन सब को सबसे पहले मैंने बताया कि भैया इस निबंध में कोर डिमांड ये है, और इसमें आपको ये लिखना था, अब आपने क्या लिखा है ये देखते हैं। कोर डिमांड अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, चाहे वो GS हो चाहे निबंध, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपसे अगर पूछा गया है कि महाकुंभ मानवता की अमूर्त धरोहर, तो आपको पता होना चाहिए कि महाकुंभ पे सिर्फ 1 पेज लिखना है। आपको महाकुंभ वो कौन सा समुद्रयान था, कौन सा समुद्र मंथन था, कौन सा सोना निकला, कौन सा अमृत निकला, वो कहानी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। आपको 1 पेज में महाकुंभ के बारे में बता देना है। मानवता की अमूर्त धरोहर कैसे है, ये है आपका कोर डिमांड। तो बताना है मानवता की अमूर्त धरोहर कैसे है। और जो मानवता की अमूर्त धरोहर है, उसमें इस बात पे ज़्यादा फोकस रखना है कि अमूर्त धरोहर है क्या। वो अमूर्त धरोहर, जैसे कल ही मैंने बच्चों को बोला कि भाई अमूर्त धरोहर जब महाकुंभ शुरू हुआ होगा तब उसके मायने अलग थे। तब अमूर्त धरोहर थी आध्यात्मिक उन्नति, तब अमूर्त धरोहर था मोक्ष की संकल्पना, तब अमूर्त धरोहर था मन की शांति, तब अमूर्त धरोहर था तर्पण, तब अमूर्त धरोहर था उत्सव, तब अमूर्त धरोहर था भावनात्मक रूप से या वानप्रस्थ में जाने वाले व्यक्ति के लिए मन की अपनी शांति। आज के समय में जब समय बदला है, परिस्थिति बदली है, तब अमूर्त धरोहर क्या है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में फैब्रिक कैसे मजबूत हो, सहिष्णुता और समावेशिता कैसे आए, जाति, पंथ और एथनिसिटी के आधार पर बैर कैसे समाप्त हो, एक दूसरे के साथ मिलकर गंगा नहाएं, और किस तरीके से गंगा का आचमन करते हुए मन का मैल किस तरीके से वहीं पे बहा के आ जाए, समाज में शत्रुता, समाज में विभाजन बंद हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए। ये है मूर्त धरोहर। किस तरीके से गरीब को भी वहाँ पे रोजगार का अवसर मिले, उसका भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, किस तरीके से मॉडर्न फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आध्यात्मिकता को मानवीय विकास के साथ जोड़ा जा सके, यह है आज का मूर्त धरोहर।
समय बदला, परिस्थिति बदली, धरोहर के मायने बदल गए। तो जब तुम कोर डिमांड को एड्रेस करोगे और फिर इसको लिंक करोगे कि ये जो मानवता है, ये मानवता भारत की सिर्फ मानवता नहीं है, ये मानवता संपूर्ण जगत की मानवता है। जहां जहां मनुष्य हैं उनकी भी मानवता है। और सिर्फ मानवता ही नहीं, मानवेतर जो एग्जिस्टेंस है, वो चाहे नदी हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, उसका भी तो ख्याल रख रहे हैं। वो भी तुम धरोहर में शामिल कर रहे हैं ना। इसीलिए तुम गंगा को साफ कर रहे हैं ना। और सिर्फ अमूर्त धरोहर का ही प्रतीक नहीं है महाकुंभ, बल्कि महाकुंभ आधुनिक भारत में जो विकास की संकल्पना है, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना है, उसको भी तो प्रमोट कर रही है ना। अगर घाट साफ सुथरे नहीं होते, गंगा पवित्र नहीं होती, तो क्या महाकुंभ का वो आनंद, महाकुंभ का वो पर्पस सॉल्व हो पाता? कि गंगा मैली है, घाट मैले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, महाकुंभ से आपको वो आनंद, वो शांति, वो उद्देश्य सफल होता? नहीं होता। तो मानवता की अमूर्त धरोहर तो है महाकुंभ, लेकिन उस अमूर्त धरोहर के लिए जरूरी है कि हम अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करें। आज जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, उसको भी हम ख्याल रखें। और इसमें विश्व बंधुत्व, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, उसको किस तरीके से महाकुंभ के साथ हम उस संदेश को दुनिया को हम बता सकें। ये वेटिकन सिटी का मेला नहीं है, ये कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, ये कंप्लीटली सेकुलर उत्सव है। ठीक है, तो आप अगर कोर डिमांड नहीं समझेंगे तो आप कभी नंबर नहीं हासिल कर सकते। इसलिए फोकस कीजिए कि जब भी आपको विषय मिले, जब भी आपको प्रश्न मिले, तो भाई 10 सेकंड 20 सेकंड ब्रेन स्टॉर्म कर लो, मेधा पे जोर डालो, पेशानियों पे जोर डालो, थोड़ा सा सोचो। चिंतन नहीं करते हो। आपके निबंध की शुरुआत में पहला ही निबंध दिया था, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। चिंतन, विचार ही जीवन का आधार है। लेकिन तुम चिंतन करते नहीं हो, तुम चिंता करते हो। तो जरूरी है कि जब भी सवाल मिले ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा तरीका है जो प्रस्थान बिंदु है आपकी सफलता का। ब्रेन स्टॉर्मिंग ही तय कर देगा कि आप आंसर कैसा लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर वही डिसाइड हो जाता है। आपको कोई भी सवाल मिला, आप इमीडिएटली सोच पाएंगे इसमें कितने डायमेंशन है, कौन कौन सा डायमेंशन है, कहाँ कहाँ लिखना है। आपने देखा होगा अक्सर मैं जब पढ़ा भी रहा होता हूँ तो बताता हूँ, भाई ये पहला डायमेंशन हो गया, दूसरा डायमेंशन हो गया। इवन क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करता हूँ तो मैं डायमेंशन बताता हूँ, इसमें ये डायमेंशन, इसमें ये डायमेंशन, यहाँ पे ये बात करनी, यहाँ पे ये बात करनी, क्योंकि मैं अपना उद्देश्य नहीं भूलता। जब मैं डिस्कशन करने के दौरान भी, उसके पहले भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और मेरा पेन भी वहीं की पॉइंट पे जाता है जो काम का है। ऐसा थोड़ी है कि मैं बैठ करके पहले 10 घंटे होमवर्क करूंगा फिर तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करूंगा। वो चलता रहता है, वो चलचित्र की तरह आंखों के सामने तैरता रहता है। जहां जहां काम की चीजें वो पकड़ में आ जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि दिमाग एक्टिव है, कंसंट्रेशन है वहां पे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, मेंटल राइटिंग करनी है, 9 दिन को 20 दिन बनाना है, एफिशिएंसी लाना है, टाइम ज़्यादा डिवोट करना है। अगर तुमको स्पीड की प्रॉब्लम नहीं है तो मेंटल राइटिंग करो स्पीड की, और कभी कभी बीच में लिख लिया करो। अगर परेशानी है थोड़ी बहुत तो मैं आपको कहोगे तो 3 दिन में 6 पेपर करवा दूंगा। 3 घंटे खाली लिखने रहो, 2 पेपर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देंगे, 20 क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक, ये मामला सुलट गया। अब रही बात हिंदी की। हिंदी के 3 टेस्ट हो चुके हैं या 2 टेस्ट हो चुके हैं संभवतः। जो अग्नि परीक्षा में उनका एवोल्यूशन भी हो चुका है, कुछ के बच्चे होंगे जो आ रहे होंगे। हिंदी में व्याख्या की बात की थी, हो गया। हिंदी में प्रेसेस की बात की थी, हो गया। मार्केट में सब कुछ उपलब्ध है। मैं विलोम तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको वर्तनी शुद्धि तो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वो टीचर का काम तो है नहीं, है ना। वो हिंदी वाले मास्टर का काम है, वो आपके रटने का काम है। वो तो मैं पढ़ाने के लिए हूँ नहीं। पढ़ा सकता हूँ, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा काम करना है, मुझे कहाँ पे काम नहीं करना। अब प्रधानमंत्री अगर बैठ करके सिर्फ ये देखेगा कि भाई इसने ये किया कि नहीं किया, प्रधानमंत्री का काम है मैक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करना ना। तो जहाँ पे नंबर ज़्यादा बटोरे जा सकता था मैंने आपको करवाया। मुहावरा एक मामला था तो जो टेस्ट हुआ आपका दोनों तीनों, उसमें जो मुहावरे दिए गए उसी मुहावरे को मैंने लिया है। उनका अर्थ भी मैंने नहीं चेंज किया, मुहावरा वही है, अर्थ वही है। वो प्रयोग जो है, किस तरीके से प्रयोग करना है, मैंने कहा था वो डाइवर्स होना चाहिए। बस वही प्रयोग में डाइवर्स करके एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये खाली कैपेसिटी बिल्डिंग है। कि भाई एक इंटरनेशनल एरेना से, एक सोसाइटी से, एक इंडिविजुअल लाइफ से, एक सटायर से, एक एनवायरनमेंट से, इस तरीके से डाइवर्स वाक्य प्रयोग जब आप करेंगे तो एग्जामिनर बोर नहीं हुआ, उसको लगेगा यार कितना होराइजन तुम्हारा बड़ा है नॉलेज का। अर्थ तो बदलेगा नहीं, क्योंकि अर्थ तो वही रहेगा, मुहावरा वही रहेगा, लोकोक्ति वही रहेगा। बदलेगा तो वाक्य प्रयोग बदलेगा। तो जो बदलेगा
जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है। हाँ, अभिषेक तुमने लेटर की बात की। लेटर में अब जो अर्ध सरकारी है और सरकारी यानी शासकीय है, अधिदेश, इन 3 पे करंट अफेयर के आधार पे मैं आपको लेटर बना के दे देता हूँ। अब आप बोलोगे कब करोगे मास्टर? आज सवेरे तक एथिक्स हो जाएगा। आईआर पे क्वेश्चन आपके ग्रुप में अभी डाला है आधे घंटे पहले। ये जो आईआर का आपका एक टेस्ट हुआ था 10 क्वेश्चन जो थे ये उसके अलावा है। उन 10 क्वेश्चन पे आपको मॉडल आंसर उन पे आपका टेस्ट हो चुका है, उन पे डिस्कस कर देंगे। ये 25-30 क्वेश्चन हैं आईआर के। इनको इस आधार पे तैयार किया है कि मुझे लगा कि काफ़ी कुछ बदल गया, गंगा में पानी काफ़ी बह गया था। आईआर बहुत डायनामिक टॉपिक है, तो इन पे आपको कल तक डिस्कशन मिल जाएगा। तो सवेरे तक एथिक्स हो जाएगा, कल आपका आईआर हो जाएगा। केस स्टडी पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, कुछ नहीं बदलेगा। केस स्टडी नहीं बदल रही है तो वीडियो पे डिस्कशन क्यों बदलेगा? ठीक है। और केस स्टडी जो यूपी में आती है वो बहुत ही फालतू किस्म की होती है, बहुत फालतू होता है, उसमें कुछ दम नहीं होता है। ठीक, मेरी एथिक्स की कॉपी पड़ी होगी चैनल पे, या टॉपर की और किसी की कॉपी भेज दूंगा, आप चाहो तो उसमें भी देख सकते हो। तो ये है, हालांकि छोटा केस स्टडी है तो यूपीएससी वाला केस स्टडी यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो एथिक्स हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, आईआर हो जाएगा। अब इसके अलावा निबंध में कुछ श्लोक हैं, कुछ कोट हैं, कुछ फिल्में हैं, कुछ कहावतें। मैंने बार बार कहा है, अभी यहाँ पे क्लास भी होंगी, एक स्टूडेंट है जैनब हो क्लास में। जैनब का विषय साहित्य है और जैनब ने जो कल निबंध लिखा उससे जी साहित्य, सर। आप निबंध जैनब ने लिखा, जैनब मैं तुम्हारी कॉपी शेयर कर दूंगा। तुमने एक निबंध बहुत अच्छा लिखा था, दूसरा जो लिखा था साहित्य वाला, कौन सा विषय था, टॉपिक क्या था साहित्य का? साहित्य, समाज और बदलते मूल्य। हाँ, साहित्य, समाज और बदलते मूल्य, जो भी दिया। तो उसमें इनकी कॉपी भेज करके ये दिखाएंगे कि कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। जैनब ने क्या किया, लिखा बहुत शानदार, भाषा बहुत अच्छी है, शब्द बहुत अच्छे हैं, इनका प्रस्तुत करने का तरीका बहुत अच्छा है, पर ये भूल गई कि ये साहित्य का निबंध नहीं है, ये साहित्य ऑप्शनल नहीं है, ये निबंध है। निबंध में बंधन नहीं होता, निबंध बंधन नहीं होता, इन्होंने बांध दिया उसे। कबीर दास के 4 दोहे ठेल दिए, तुलसीदास को भी ले आई, मध्यकाल, आधुनिक काल, वेद, उपनिषद, सब 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 सब। मुझे लगता है जैनब तुमने जितना कुछ पढ़ा होगा उसमें भरपूर मिसयूज किया है ना? सर एक्चुअली मैंने उसकी फ्रेमिंग की थी टाइमलाइन के हिसाब से, तो जब टाइमलाइन खोलती गई फिर मैं बहती चली गई, मैंने लिमिट नहीं अगर लगाई। आप कहेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो वो रिकॉर्डिंग जो आपको मैंने लाइव इवोल्यूशन किया है वो मैं जनता को शेयर कर दूं क्या ग्रुप में? जी सर, हाँ, कर सकते तो हैं। कैसे नहीं करना है, नमक स्वादानुसार, भावनाओं में बह नहीं जाना है कि आपको कबीर के 4 दोहे आते हैं तो कहीं आपने काकर पाथर जोड़ के कहीं पे बकरी पाती खाते फिर आपने कुछ और, मतलब ऐसे नहीं करना है। मैं खुद साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने नहीं साहित्य का मिसयूज किया है अंटिल डिमांड ना हो। और भाई किसने आपको रोका है कि एक अंग्रेजी का कोट आप वहां पे यूज कीजिए देवनागरी में, उसका अर्थ समझाइए? किसने आपको रोका है? एक संस्कृत का आप श्लोक सूक्ति यूज कीजिए, किसने रोका है आपको? किसने रोका आपको फिल्म का यूज करने से? जितना डाइवर्स होगा उतना मजा आएगा उसको। और 3 निबंध हैं, तीनों को डाइवर्स रखिए। ऐसा थोड़ी है कि एक ने तो कल इवेल्युएट किया, उसने एनेक्डोट के नाम पे 3 पेज की कहानी लिख दी। अरे भाई, कहानी लिख दोगे, कहानी जस्टिफाई करने के लिए है, कहानी के लिखने के लिए नहीं है। कहानी मीन है, कहानी एंड नहीं है। मीन्स हो सर एंड यहाँ भी है ना। भावनाओं को नियंत्रण में रखो। तुम्हें जो आता है वो सब नहीं लिखना है, जो पूछा गया है वो लिखना है, नहीं तो दिक्कत होगी। तो निबंध में फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निबंध में बह नहीं जाना है। ठीक, डायरेक्शन का, डिमांड का और जो आप लिख रहे हैं शब्द का, उनका ख्याल रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं निबंध में स्पीड 0.75 कर लो। 9 पेज नहीं लिखना है, 6 पेज लिखना है, पर जो लिखना है इंट्रोडक्शन पहले से सोच लो, स्ट्रक्चर पहले से फ्रेम कर लो। यूपीएससी में 12 से 14 मिनट लेते हैं लोग जनरली स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यूपीपीसीएस में आप 5 मिनट लीजिए, तो सब मिला के 15 मिनट आपके स्ट्रक्चर बनाने में हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति निबंध के लिए बिना स्ट्रक्चर बनाए निबंध नहीं लिखेगा, कसम खा लो। अब भी अगर आपने निबंध नहीं लिखा, वैसे बहुत लिख लिया होगा, अगर मैंने 15 निबंध दिए हैं सब मिला करके उतना ही लिख लिया होगा तो काफ़ी है, पर फिर भी नहीं लिखा है तो ये 4 निबंध जो मैंने दिए हैं ये, और ट्रेड वार वाला एक, और साहित्य संस्कृति पे एक बहुत पहले कराया था, और 6 निबंध में से 2-3 निबंध लिख लो और बाकी निबंध पे स्ट्रक्चर बना लो, फ्रेमवर्क बना लो, कुछ कुछ पॉइंट सोच लो। ठीक, लेकिन निबंध पे रेडीमेड में आपको कुछ सूक्ति, कुछ श्लोक, कुछ कहावतें, ज़्यादा नहीं होगा, वो 30-40 ही होगा, जिसको आप 4 बार देखोगे आपको ध्यान में आ जाएगा, उसमें ज़्यादा नहीं है।
कहोगे तो बैठ करके करवा भी दूंगा। कुछ फिल्में हैं, ले दे करके 7-8 फिल्में हैं, यूज करके आ जाना, वो कहीं ना कहीं फिट हो ही जाता है। साहित्य होगा उसमें फिट हो जाएगा, IR होगा उसमें फिट हो जाएगा, सोसाइटी होगा उसमें फिट हो जाएगा, वो पूरा प्रॉपर हल्दी है, ठीक। तो वो हो जाएगा। बाकी तो एथिक्स के लिए डायग्राम, कीवर्ड, डिफिनेशन वगैरह सब मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करने की जरूरत है। IR, एथिक्स, इसका निबंध का कुछ फॉर्डर, थोड़ा सा वैल्यूडेशन, इसके सिवा मेरे में क्या है? कुछ नहीं है। GS5 का आप लोग कह रहे हो कि बुकलेट में जैसे बाकी रिकॉर्ड किया है वो कर दूँ, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, लेकिन ये काम होने के बाद में करता हूँ, मैं कर पाऊँगा संडे तक तो कर दूँगा, कोशिश करूँगा कर दूँ। और इसके अलावा मेरी जिम में कुछ है नहीं। अब किसी का सवाल हो तो पूछिए। एक बार और सेशन लेंगे एग्जाम से पहले। एक मिनट, राहुल हाँ। राहुल 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 को थोड़ा मैं बता दूं। राहुल, तुम्हारी 2-3 कंसर्न मैं देख चुका हूं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान कर देता हूं। पहला सवाल है राहुल का, उत्तर लेखन में मिश्रित भाषा के प्रयोग पर नंबर काटे जा सकते हैं। आज ऐसा निर्देश दिया एडमिट कार्ड के साथ, इस पर कुछ बताएं। पहली चीज तो ये निर्देश जो है इलेक्शन कमीशन के कुछ मॉडल कोड कंडक्ट की तरह हर बार आते हैं, ठीक। मॉडल कोड कंडक्ट जो कहता है वो मैक्रो लेवल पे बात करता है। मॉडल कोड कंडक्ट सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप लेकर के कमियां नहीं ढूंढता रहता है कैंडिडेट की। अंग्रेजी में अगर आप लिख रहे हैं, कोई एक पेपर आप अंग्रेजी में लिखिए। हिंदी में आप लिख रहे हैं, कोई एक पेपर आप हिंदी में लिखिए, और शायद उर्दू भी है तो उसमें कोई एक पेपर आप उसमें लिखिए। कोई भी एक पेपर किसी एक भाषा में लिख सकते हो। जब कोई एक पेपर आप किसी भाषा में लिखेंगे तो वो पूरा पेपर उसी भाषा में लिखना पड़ेगा। मिश्रित भाषा प्रयोग नहीं करना, इसका अर्थ ये है कि आप आधा हिंदी आधा अंग्रेजी नहीं लिख सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी चिंता ये है कि मैंने कल किसी को बोला कि आपने यहाँ पे UNCCD UNCCD क्यों नहीं लिखा, देवनागरी में क्यों लिखा। अगर आप ये मानते हैं कि रोमन में UNCCD लिखने के लिए, मान लो भारत में 22% जमीन बंजर की प्रक्रिया से गुजर रही है, डिजर्टिफिकेशन की प्रोसेस से गुजर रही है, और आपने डैश लगा करके लिख दिया UNCCD, तो नंबर, यही वाला हाँ, क्वेश्चन अरे बाबा गॉट इट, है ना। मैंने पहला वाला क्लियर कर दिया, अब इस पे आते हैं, ठीक है, जो आपका मूल प्रश्न है। तो थैंक यू सर। तो इस पे नंबर काटे जा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पे नंबर नहीं काटे जाएंगे। UNCCD अपने आप में एब्रिविएशन है, ठीक। एब्रिविएशन अंग्रेजी में है, वो रोमन में है। वो अगर आपने उसको देवनागरी में लिखा, हो सकता है UNCCD में उसको समझे ही ना क्या लिखा है तुमने। अगर आपने रोमन में नहीं लिखा, हो सकता है उसको समझे ही ना, पता ही ना चले कि UNCCD लिखा क्या है, कहाँ पे है। उसको पढ़वाना ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। और उसको पढ़वा रहे हो UNCCD, उसको आप UN लिखोगे, यूनाइटेड नेशन लिखोगे, तो क्या वो चिढ़ जाएगा कि तुमने यूनाइटेड नेशन देवनागरी में क्यों नहीं लिखा। अरे भैया, वो एब्रिविएशन है, उसकी भाषा ही नहीं होती है, एब्रिविएशन की कोई भाषा नहीं है। और दूसरी बात जहां तक है, मैंने जो कीवर्ड्स थे, मैंने कहा था कि भाई कीवर्ड GS3 में अगर इकोनॉमी का कीवर्ड है, जैसे लिखा हुआ है कहीं पे टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को देवनागरी में लिखो ना, टेक्नोलॉजी। अगर तकनीक नहीं लिख पाए, टेक्नोलॉजी लिख दिया, तो क्या दिक्कत है उस। टेक्नोलॉजी इतना फेमस वर्ड है, इतना फेमस टर्म है। समोसा को अमेरिका वाले समोसा कहते हैं, आपको क्या दिक्कत। कौन सी चीज कैसे उपयोग करनी, पहली चीज जिनको नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, रेफरेंस क्या है, उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, तो वो खतरों से मत खेलें। लेकिन जिन्होंने मुझे 5 महीने तक, मुझे नहीं पता इस तरीके से कभी किसी ने मेंस पढ़ाया होगा कि 5 महीने 6 महीने लगातार क्लासेस चल रही, तो 5 महीने तक आप कोई भी लेक्चर उठा के दे लीजिए, बार बार कहता हूँ, कहाँ पे देवनागरी में लिखना है। जो वर्ड बहुत कठिन है, जो कीवर्ड्स हैं, जो टेक्निकल वर्ड हैं, जो उस विशेष विषय से जुड़े हुए स्पेसिफिक कीवर्ड है, अगर वो देवनागरी में लिखने से उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आता, तो आपको क्या करना है, वहीं एब्रिविएशन है तो रोमन में, अगर वो कोई शब्द है तो देवनागरी में सीधे सीधे लिख देना है। नंबर नहीं काटा जाएगा। नंबर तब काटा जाएगा जब टेक्नोलॉजी को आप रोमन में टेक्नोलॉजी लिख रहे हैं, नंबर काटा जाएगा तब। इवन CCD में नंबर नहीं कटेगा, इवन में नंबर नहीं कटेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता कटने का। सर एक चीज और सर, जैसे वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है, तो सर इसको ADR लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा। अब देखो, ये तुमने जो प्रश्न किया, पहली चीज तो वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र सामान्यतः लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझता है। बट अगर ADR लिखना ही है
एडीआर 2 वजहों से लिखा जा सकता है। एक तो जगह बचे, समय बचे, ताकि बाद में आप थोड़ा उसको 2-3 बार जहाँ-जहाँ यूज़ करें तो आपका 20-30 सेकंड 40 सेकंड बच जाएगा। तो जहाँ पे आप वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र लिख रहे हैं ना, उसके ब्रैकेट में एडीआर लिख दो। ओके जब उसके ब्रैकेट में एडीआर लिख दोगे तो आगे आप उसको यूज करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ उसने वैकल्पिक वहाँ पे लिखा था ना, इसका मतलब ये है, तो उसको समस्या नहीं है। ओके ठीक, अदरवाइज एडीआर ऐसा टर्म है जो बहुत फेमस नहीं है, हो सकता है एग्जामिनर को ना समझे। ठीक है, ओके सर। ऐसा। और सर एक चीज, एक क्वेश्चन होता सर, जैसे अनुच्छेद लिख रहे हैं तो सर अनुच्छेद पूरा लिखें या अनु लिख के सुन मतलब वो लगा दें? अनुच्छेद लिखना है, सुनना। उसको समझेगा नहीं, अनु नाम है या अनु क्या है तुम्हारा। अच्छा, तो मतलब पूरा लिखना है। नहीं, आर्टिकल लिखने का ना। अच्छा, आर्टिकल ART लिख दे सर? नहीं, सिंपल देवनागरी में आर्टिकल लिखो ना, अच्छा, आर्टिकल देवनागरी में। ज्यादा आसान पड़ेगा। और सर- अनुच्छेद, जब आप अनुच्छेद लिखेंगे तब आपको आधा चा छा मात्रा लगाना पड़ेगा, सिर रेखा, मुश्किल है ना। जीवन जी, आसान जी। करो ना भाई, आर्टिकल लिखो ना। ठीक। आर्टिकल ज्यादा समझेगा उसे, और ज्यादा आप आसानी से भी लिख भी पाओगे। तुम्हें कहना आसान, उसको ठीक। सुनना आसान, तो फिर क्या दिक्कत है। अंत में उसको सहूलियत देना है, उसको सहूलियत दो, खुद भी सहूलियत में रहो। मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनर लेकर के निर्देश बैठेगा, अच्छा आर्टिकल लिखा, आर्टिकल तो अंग्रेजी शब्द है, तुमने देवनागरी में लिखा है, चलो ये काटा। इतना कुंठित कौन है। और ये सुनो, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, आपने किसी को देखा कि उसने यूपीएससी मेंस अंग्रेजी में लिखा हो, यूपीपीसीएस मेंस अंग्रेजी में लिखा हो, फिर अचानक से आता है यूपीएससी मेंस हिंदी में लिखता है, सारी पढ़ाई अंग्रेजी में करता है, हिंदी में लिखता है और इंटरव्यू देता है और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाता है। जब मैंने ऐसा किया, और मुझे याद है अभी विकास सर ने मुझे पूछा कि तुमने तो रिवर्स माइग्रेशन कर दिया, जब मैं उनको इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं मुस्कुराया, हाँ कुछ ऐसा ही, माइग्रेशन होता है और ये पुल फैक्टर, तो पुश फैक्टर नहीं है। तो किया मैंने, अंतर ज़्यादा पड़ा नहीं, अंतर हिंदी भाषा का, हिंदी माध्यम का पड़ा, अंतर हमारे अंग्रेजी टर्मिनोलॉजीज को, कीवर्ड को यूज करने का नहीं पड़ा। आप मेरी जीएस की कॉपी देख लीजिए, भर भर करके मैंने अंग्रेजी जो की टर्म्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, इकोनॉमी के हैं, टेक्नोलॉजी मतलब साइंस के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, या फिर और कोई की टर्म है, उनको जम करके देवनागरी में लिखा है। मुझे पता है इससे उसको सहूलियत होगी, उसको सहूलियत मिली ना। हाँ बोलो मुझे। सर जैसे पिछली बार जो है ना, हमने अपनी कॉपी देखी थी, तो उसमें जैसे WHO है, UNFCCC है, ये शब्दों में उन्होंने ना गोला मार रखा था सर। उन्होंने कॉपियों पे, मतलब हम आपसे बोल रहे हैं, जैसे नंबर काटते हैं कि नहीं काटते हैं नहीं पता, पर गोला मार रखे थे सर इन लोगों ने कॉपी चेक में। अब मुझे बताओ तो, WTO अगर जी सर। आप WHO लिखते हैं, WHO आप लिखोगे, आपको आप कल्पना कर सकते हो WHO उसको पढ़ने में ठीक से आएगा? WHO और आपका कितना समय, और सुनो बाबा सुनो ना, पहली चीज तो आपका इससे लॉस होगा। अब अगर आप WTO रोमन में लिखोगे तो आप कह रहे हैं गोला मार देता है वो, नुकसान हो जाएगा। आप WHO हिंदी में लिखोगे तो पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, उससे आपको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप रोमन में लिखोगे तो कह रहे हो नंबर काट देता है। पहली चीज तो नंबर काटा नहीं सर, मार्क कर दिया उस पे, राउंड कर दिया। मुझे बताओ, तुम्हारा नंबर काटा था उसके आधार पर क्या कहीं लिखा था उसने पेनल्टी इतना दिया है, जैसे यूपीएससी लिख देता है कॉपी में कि 5 नंबर। ये और कुछ नहीं लिखा था सर, बस उसको ब्रैकेट में लगाया ठीक है, था। कोई बात नहीं। उसे 5-6 जगह अगर किया था पूरी कॉपी में। अगर उसको नंबर काटना होता, अगर वो नंबर काटता तो लिखता वहां पे कितना नंबर है, इसमें से माइनस ये, अदरवाइज लास्ट में जाकर के किस आधार पे नंबर डिडक्ट करेगा। यूपीएससी जब पेनल्टी देती है, जब आप कोई स्पेस ब्रीच करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो वो पेनल्टी लिख के आता है मार्कशीट में। अच्छा, एक काम कर सकते हो कि WHO मत लिखो, उसको लिखने में समस्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन लिखो, या कोई की टर्म बहुत कठिन है, जैसे मान लो IPCC है, IPCC को IPCC लिखो। मैं फिर से कह रहा हूं, अंत में साहस अगर नहीं है तो मत दो एग्जाम, नहीं है ना। ये जो डर है ना, ये डर उन लोगों का ज्यादा फैलाया हुआ है जिन्होंने जिंदगी में कभी एक्सपेरिमेंट की नहीं। देखो भाई, ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है, ठीक है, और 5 महीने से कम कितने लेक्चर्स लिए होंगे, कितनी बार कितना कुछ बोला होगा। मैं जानता हूं कि मुझे बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, पर अंत में मैं प्रयोग करने वाला व्यक्ति हूं, मैं साहसी व्यक्ति हूं, मुझे डर नहीं लगता। अगर साहसी नहीं होता तो मैं ये सब इनिशिएटिव नहीं चला रहा होता। मुझ में साहस बहुत ज़्यादा है, और जो भी मुझसे मेरे पास आता है, कम से कम उसके भीतर डर नहीं रहता। तो अगर तुम मेरे साथ हो, मेरे पास में हो, तो तुम्हारे भीतर डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम प्रयोग कर रहे हो वो प्रयोग अच्छाई के लिए, वो प्रयोग कन्विक्शन के साथ है, वो प्रयोग उसके सहूलियत के लिए, वो प्रयोग एक नई परंपरा विकसित करने के लिए। अगर अभी 100 लोग लिखते हैं, अपने बैच में सैकड़ों लोग हैं, ठीक है, मेंस देने वाले, अगर ये इतने लोग जाकर के भी लिख देना जिस तरीके से बोल रहा हूँ,
कितने लोगों का नंबर काटेगा वो परंपरा विकसित हो जाएगी, तुम्हारे भाइयों को बहनों को आने वाले समय कितना फायदा होगा, यकीन भी नहीं तुम्हें। अरे किसी न किसी को तो बिल्ली के गले में घंटा बांधना पड़ेगा ना। और भाई अंत में क्या है ना, सेफ जोन में खेलना तो सेफ जोन में खेलो। फिर हिंदी माध्यम से कितने डिप्टी कलेक्टर्स कितने डीएसपी बनते हैं हर साल, पता है ना, इक्का दुक्का चार नहीं बनते। भाइयों बहनों को राह दिखाने के चक्कर में सर हम ही लोग बलि के बकरे बन गए। कोई तो कोई कोई बलि का बकरा नहीं बन रहा। WTO लिखने से, IPCC लिखने से कोई बलि का बकरा नहीं बनता है। फिस्कल को मैं फिस्कल लिखता हूँ देवनागरी में, मैं राजकोषीय नहीं लिखता हूँ, क्या दिक्कत है भाई। उसने कहा है मिश्रित भाषा नहीं लिखनी है, मिश्रित भाषा नहीं लिखनी। हम तो लिपि लिख रहे हैं भाई, लिपि सेम है। मैं अंग्रेजी में नहीं लिख रहा हूँ, लिपि नहीं बदल रहा हूँ, लिपि कहाँ बदल रहा हूँ। बोलिए तरंग। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई। सर मैं आपका थोड़ा मतलब लेट मुझे पता चला आपके चैनल का सर, मेंस के टाइम जो हमारे दोस्त अनुज हैं तो उनके द्वारा पता चला था। सर मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी जो आपने एस्से का मतलब बताया सर, क्या आप उसको अपने मेन चैनल पे शेयर कर सकते हैं कि आपने कौन से एस्से बताए थे 6 जो लिखने हैं सर? अगर वो हो जाएगा तो थोड़ा बेटर रहेगा सर। बाकी सर जो उसके फोल्डर पॉइंट्स है वो हम खुद से कर लेंगे। और सर बीच बीच में तो आपके ओपन सेशन होते हैं तो फिर सर वो तो मैं बीच बीच में देख रहा हूँ सर, वो तो काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग उससे काफ़ी अच्छी डेवलप होती है। ये सर अगर आप एस्से के लिए ये भी कर देंगे तो सर मतलब थोड़ी हेल्प हो जाएगी सर, क्योंकि एस्से पे मैंने इतना वर्क नहीं करा है अभी। एथिक्स के लिए डायग्राम और वो सब वैल्यूडेशन, फ्लो चार्ट, डेफिनेशन वगैरह का बुकलेट तो ऑलरेडी शेयर कर दिया था। एस्से का जो फॉर्डर होगा, जो वैल्यूडेशन होगा वो भी शेयर कर देंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्से के, वो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने करवाए हैं। ठीक है, मुझे कोई आप एक काम कीजिए, एस्से के लिए एक प्लेलिस्ट है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को आप। एस्से के लिए प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उसमें जाके देखिए, पहला वीडियो है 20-30 मिनट का ही है। एस्से यूपीपीसीएस में एस्से कहाँ से पूछा जाता है, उसमें यूपीपीसीएस और आरओ के जितने भी एस्से पूछे गए हैं उन सभी एस्से को कंपाइल किया है और उसमें बताया है कि भाई एस्से पूछने का आधार क्या है, किस तरीके से रिपीटिशन होता है, वो देख लीजिए। उसके बाद जितने भी एस्से हैं उसमें 10, 12, 15 जो भी हैं उनको देख डालिए। और जो अभी 4 एस्से हैं जिनका मैं मॉडल आंसर देने वाला हूँ, ये मॉडल आंसर मैं पब्लिक कर दूंगा, सबके लिए वो उपलब्ध रहेगा, चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, सर मेरी एक चीज और गंदी है राइटिंग होगी सर, थोड़ी सी, बट ठीक है, बोलो। सर सर कह रहा था कि एक एक केस स्टडी सर बता दीजिए सर, 30 मिनट की सर एक स्टडी बना दीजिए सर प्लीज, लेटेस्ट वाली, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। पुरानी वाली देखा हूँ सर, जो आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बनाया था सर, वो देखा था सर, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्यों। हाँ, वो अभी जब शुरुआत किया था तो था ना कि शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू। ठीक है ना, कोई बात नहीं, सर कर प्लीज सर करवा एक देंगे। वीडियो सर ठीक है, जरूर ठीक है, बना ठीक है, दीजिए ठीक, सर। कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। कैन आई आस्क हाँ माय सर, क्वेश्चन? हाँ बोलो सर, बोलो। क्योंकि सर ठीक है, ठीक है, मतलब ये पूरा हो जाए उसके बाद कर देंगे, वो करेंगे जी लेकिन सर बाद में बिल्कुल सर, करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा मैं वेट कर रहा हूँ सर, चलिए, वो उस केस स्टडी का चलिए, बना एक ही दीजिए सर। जवाब। और सर एक आध ना मतलब ऐसे उदाहरण लीजिए जो सर पीसीएस में आए हुए वैसे वाले। क्यों से PYQ के थ्रू कराएंगे, अपने मन से कुछ नहीं लेंगे, जी PYQ ही जी कराएंगे। जी जो जी पिछले जी 2 जी वीडियो बिल्कुल। हैं वो भी PYQ ही है भाई, शायद PYQ से ही जी कराया जी है, जी अपने मन से जी कुछ नहीं देखा करते। सर उसको, लेकिन उतना मजा नहीं आया सर उसमें, पता ठीक, नहीं। आपको कोशिश करेंगे, मजा आए इस बार। ठीक है, डोंट वरी। ठीक ठीक सर, ठीक, ठीक, थैंक यू यस सर। भाई। और कोई मित्र? सर मुझे पूछना है, क्या मैं पूछूं? कि सर मेरे साथ इशू ये हो रहा है कि मेरा पेपर 3 घंटे में पूरा नहीं हो पा रहा है। उसमें जो मेरे को रीजन समझ में आ रहा है ये है कि जो मेरा कंटेंट है उसमें मैं आई एम नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि मुझे कंटेंट पूरा डिफाइन करके लिखना है या हेडिंग डालनी है। जब हेडिंग डालता हूँ तो ये लगता है कि ऐसा ना एग्जामिनर बोले इसको अंदर कंटेंट नहीं पता इसलिए इसने हेडिंग डाल के छोड़ दिया है। तो फिर अगर और जब मैं कंटेंट लिखने जाता हूँ तो फिर वो 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 20 मिनट तक खिंच जा रहा है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ GS 5 and 6 उसमें ये ज्यादा इशू आ रहा है। आपने हमारा कोई कंटेंट देखा? ये सर मैंने आपके ये जो वैल्यू एडिशन मटेरियल जो है ये मैंने देखा है। उसमें कंटेंट कैसा है? आर्गुमेंट है और उसके नीचे कोई एक लाइन लिखी हुई है, और बहुत जरूरी है तो उसके साथ कोई उदाहरण है, इतना ही है। ठीक है ना, ये GS3 में है, GS6 में है, GS2 में है, लेकिन GS5 और GS4 में, GS5 में क्यों? क्योंकि GS5 की प्रकृति जो है वो विश्लेषणात्मक है। GS4 क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति थोड़ी सी विश्लेषणात्मक है। तो वहाँ पे 2-2 लाइन 3-3 लाइन के छोटे छोटे पैरा हैं, आर्गुमेंट है, या कभी कभी 1 लाइनर भी हैं एज पर डिमांड। GS3, GS6 और GS1, GS2 इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति है आर्गुमेंट की ज़्यादा।
इनकी प्रकृति है डेटा फैक्ट की ज़्यादा, आर्टिकल की ज़्यादा, वैलिडेशन की ज़्यादा। तो यहाँ पे आर्गुमेंट देना है एक छोटा सा, उसके नीचे मैक्सिमम कोई एक लाइन लिख देनी है, मतलब डायमेंशन क्रिएट किया, डायमेंशन के नीचे एक आर्गुमेंट लिख दिया, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो छोटा सा डेटा, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मान लो कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन वाले पे कल बात कर रहे थे कि भाई एवरग्रीन रेवोल्यूशन इज द नीड ऑफ द आवर फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ऐसा कोई आ गया मान लो टॉपिक। अब उसमें आपने एक डायमेंशन दिया कि टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। भाई एवरग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि डिजर्टिफिकेशन को, मरुस्थलीकरण को रोकना है। तो आपने डायमेंशन क्या खोला, टू कॉम्बैट, टू प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकना है, ऐसा आपने लिखा। ये हो गया आपका डायमेंशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन से डिजर्टिफिकेशन रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि अब इसमें आर्गुमेंट दीजिए, क्या आर्गुमेंट दोगे? बाई It will lead to green forest cover. बाई इम्प्लीमेंटिंग, डायमेंशन क्या हो गया, टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डायमेंशन क्या होगा, टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। आर्गुमेंट नीचे फिर क्या लिखोगे, बाई इम्प्लीमेंटिंग प्रेसिजन और माइक्रो इरिगेशन। ठीक Right. ठीक। और बहुत लिखना है तो फिर एक एग्जाम्पल भी नीचे लिख दो कि इंडिया 22% लैंड इज अंडर डिजर्टिफिकेशन, डैश लगा के यूएनसीसीडी, अगर लिखना है तो भाई डायमेंशन हो गया 3-4 वर्ड में, आर्गुमेंट हो गया एक लाइन में, डेटा हो गया 3 शब्द में, मुकम्मल हो गया। आपको ये 30% पॉइंट में ये लिखना है, बाकी सब उसमें खाली आप डायमेंशन और आर्गुमेंट लिख दीजिए, अगर नहीं डेटा है आपके पास तो आपका पेपर पूरा होगा। दूसरा जो कारण है वो है जस्टिस ना कर पाना सभी क्वेश्चन के साथ अलग अलग तरीके से। शुरुआत में मैंने बताया है कि मेरिट के हिसाब से डील करना, जो बहुत आता है उस पर ज़्यादा लिखना, जो नहीं आता उस पर कम लिखना है, ठीक है। तो अगर ऐसा करोगे दोनों चीज़ें तो हो जाएगा, आपका पेपर नहीं छूटेगा। पेपर नहीं छूटता है, जो भी थोड़ा बहुत भी स्मार्ट आदमी है, सिंसियर और नॉलेजेबल नहीं बोला, स्मार्ट बोला। पेपर ना छूटना स्मार्टनेस का ज़्यादा रिजल्ट है, ज्ञान का नहीं। And सर ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइक फर्स्ट के अटेम्प्ट 12 नंबर वाले क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसमें दिमाग ज्यादा लगा के यू कैन फेच मोर मार्क्स, लाइक 12 में से यू कैन गेट 7-8 प्रोबेबली, और 8 वाले में आप टाइम लगाओगे उसमें 8 में से 2-3 मिलेगा तो उसका उतना रेशियो नहीं बैठेगा। ये जो बात आप कर रहे हो, ये प्रयोग मैंने अपने अलग अलग मेंस में किया है। आइडियली मैं करता था क्या, यूपीएससी में जो लॉन्ग आंसर्स होते थे 11 से 15 पहले कर लेता था, 11 से 15-16 करने के बाद मैं वापस आता था, 1 से 10 करता था। क्यों 1 से 10 क्यों करता था? क्योंकि अंत में एग्जामिनर पढ़ेगा तो 1 से ही, आप लिखो 12 से 15 से, एग्जामिनर पढ़ेगा कहाँ से? 1 से। अगर 1 से आपको प्रभावशाली आंसर नहीं लगा, उसको सुंदर नहीं लगा, तो प्रभावित नहीं होगा। तो पहले आप 11 नंबर से 15-16 तक लिख लो, फिर 1 से 10 तक लिख लो, और उसके बाद में लास्ट के 4-5 क्वेश्चन लिख लो। ये एक आइडियल मुझे जो अंत में मैं डेवलप कर पाया वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई 1 से लेकर के 5 तक लिख लो या 6 तक लिख लो, फिर 11 से 20 तक लिख लो। आपने कहा ना वो ज़्यादा नंबर लाते हैं तो पहले उनको, और बाद में 6 से 10 या 7 से 10 लिख लो। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा 5 क्वेश्चन शानदार लिखा है, 11 से 20 भी शानदार लिखा, हाँ 20 में लास्ट में इसको लिखा होगा, कोई बात नहीं। ठीक, ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते ओके, थैंक यू सर। हैं जी, प्लीज। इसमें हम भी थोड़ा कुछ बताएं लिखने के मामले में। इसमें सर हमको ऐसा लगता है ना, हम जो अपनाते हैं इसमें क्या करते हैं कि 1 घंटे में जितना दम होता है ना उतना लगा के लिख लेते हैं पहले के शुरू के क्वेश्चन, एक जो 8-8 नंबर वाले हैं सर। फिर उसके बाद जो है 11 से शुरू करते हैं, लास्ट तक जाते हैं और फिर लास्ट वाले कर लेते हैं, मतलब घंटे के हिसाब से। जिसमें जो कंफर्टेबल हो वैसे लिखे, जिसमें पेपर पूरा कर सकता है वैसे लिखे, पढ़ता है एग्जामिनर। बट थोड़ा सा मुझे सलाह लगता है आप कहीं से भी लिखो, शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर शुरुआत में थोड़ा कचर पचर करके रखे हो ना तो उसका मन खराब हो जाता है। हालांकि उतना भी वो इमेच्योर नहीं है कि भाई शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन से वो आपको जज करेगा, बट स्टिल काहे को रिस्क लेना है, शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन अच्छे लिखने का, अंत में ये आपका फलसफा है। और कोई मित्र? एनीवन एल्स? हेलो सर। हाँ सर बोलो। तो सर मैं ये कह रहा था, इसमें सर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ तो ली है, मतलब ठीक ठाक हो भी गई है, तो उसमें क्या है सर, एक बार आप अपने साथ फ्लो में पढ़ा देंगे ना उसको, मतलब पढ़ाने की उसमें कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ उससे एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आप अपने साथ एक बार उसे फ्लो में बता देंगे तो वो थोड़ा याद रह जाएगा और अच्छे से। वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो
बहुत 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 हुआ नहीं बहुत वो मैच बकवास है वो। 1 रन प्रति ओवर रन बनाने जैसा है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ हाँ, तो लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में फिर भी हमारे जो ये हैं अनुराग फैकल्टी जो है, इंटरव्यू दिया उन्होंने, उनका ऑप्शनल हिस्ट्री था, उनसे पढ़वाया था, ठीक। इसलिए ताकि किसी को फोमो ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत है लोगों को। तो मैं एक काम कर सकता हूँ जो आपके लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने देखा रिपीट होता है। यूपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ भी पूछता है, मलाया पेनिनसुला का डीकोलोनाइजेशन कैसे हुआ, बकवास पूछता है। यूपी पीसीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत प्रेडिक्टेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, 6-7 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। वो हाँ ये 6-7 करेंगे। क्वेश्चन तैयार कर लो। मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा उसका, माफ करना, आप लोग अपने हिसाब से उसको गूगल कर लो, नहीं नहीं वो ठीक है। क्वेश्चन दे मैं खाली दीजिएगा। क्वेश्चन दे देता हूँ कि भैया ये क्वेश्चन तैयार कर लो, मुझे उम्मीद है कि पूरा उसमें से आ जाएगा, ठीक। ज्योग्राफी में और जो सर फिजिकल ज्योग्राफी है वहाँ पे साइक्लोन बदल बदल के पूछता रहता है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में बदल बदल के पूछता रहता है। तो ये बहुत प्रेडिक्टेबल है, और जो भी थोड़ा बहुत पीआई के देखा होगा सबको पता है। हाँ बोलिए। नहीं पीवाई को तो देख लेंगे वो लिख भी दिया। यस यस। तो उसमें सर और सर एक था कि बजट में जो 2025 यूपी बजट में था, उसमें जो मतलब स्कीम्स है वो लगभग 5 स्टार स्कीम्स है जो लगभग एकदम। इस तो अरे भैया स्कीम की ऑलरेडी फाइल दे दी है, ऑलरेडी स्कीम की फाइल नहीं दे। सर और वो बहुत सारी है, याद ही नहीं ठीक हो है, रही तो है। एक काम करो, आपने वो देखा क्या, सिलेबस के हिसाब से यूपी बजट, एक वीडियो था उसको बहुत लोगों ने प्रेम दिया। और वो बजट ऐसा था कि उस वो आया, और मैंने ना बजट देखा, कुछ नहीं देखा, डॉक्यूमेंट उठाया, और सिलेबस के हिसाब से मुझे ध्यान आता गया ये इस पेपर का है, इस टॉपिक का है, और उस हिसाब से मैंने जो इंपॉर्टेंट था पढ़ा दिया। 1 घंटे 1.5 घंटे का खाली वो लेक्चर है, पूरा बजट उसमें नहीं कवर है। देखा है मैंने। हाँ तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसको लोगों ने बहुत देखा है, देख लीजिए उस, ठीक है। नहीं वैसे तो सर मैंने देख लिया है वो, उसके लगभग हर स्कीम के एक फिर दो क्यों नोट्स भी हैं हर मतलब ये 5 स्टार 3 स्टार, फिर वो 5 स्टार ढाबा हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में मुझे कई बार लगता है ना कि जहाँ पे गुंजाइश हो वहीं करना चाहिए। मैंने 2 पेपर में दिया। नहीं सर मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे पढ़ने के लिए तो काफी मतलब मैं उस पर विचार सकता हूँ कि मतलब जितना पढ़ा है अगर उसका मुझे 10% भी अगर अगर मुझे 5 स्टार देना पड़ेगा तो आपको पता है मुझे फिर बहुत गोथ्रो होना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, सिलेबस से कंपेयर करना पड़ेगा, पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, तब दे पाऊंगा। मैं नहीं दे सकता ऐसे, उसका नुकसान क्या होगा ना, मेरी अपनी ब्रांड खत्म हो जाएगी कि भाई ये कुछ भी देता है, तो नहीं दे सकता। नहीं नहीं उसमें क्या है सर मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे मैं कह रहा था तो उसमें क्या है जब आप रनिंग में पढ़ाते हैं ना कोई भी जैसे टीचर कोई पढ़ा रहे हैं और वो एग्जाम के नजदीक में होता है तो वो ऐसा ब्रेन में मतलब सबकॉन्शियस कॉन्शियस या कहीं भी जाके वो अटक जाता है दिमाग में, एकदम से क्वेश्चन आता है तो वो स्ट्राइक करता है कि हाँ यार वो ये था एकदम से और वो अभी जो एकदम ताजा अभी था। जो आंसू जो अभी बहुत प्रायोरिटी में है, जो 3-4 चीज़ें मुझे करनी है, जिनकी बोझ तले में दबा हुआ हूँ, वो मैं ख़त्म कर लेता हूँ। फिर जो आप बोल रहे हो, जब अंत में फ्री हो जाएँगे तो इस पे भी कर लेंगे। क्या मैं तो खाली ही रहूँगा ना? तुम बोलोगे तुम्हारा एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन कहोगे तो उस दिन भी तुम बोलोगे मुझे नहीं, मुझे एग्ज़ाम दिलाने ले चलो, तो वो भी लेके चलूँगा। खाली रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रीलिम वाले मुझ पे बहुत गुस्सा हैं। आज मैंने लिखा भी था भैया सौतेला व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, बहुत नाराज़ होंगे। हालाँकि उनको पढ़ा रहे हैं बाकी टीचर्स, लेकिन नाराज़ होंगे। उनको लग रहा है कि भई मेंस वाले इनके अपने, हम बाकी सौतेले हैं क्या? तो 6 महीने से मैंने प्रीलिम नहीं पढ़ा है ना, तो मेंस 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 चल रहा है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि अंत में पास तो मेंस से होगे, साथ कैसे छोड़ दूँ? अंत तक लेके जाना है। जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा तब तक मैं हट नहीं सकता ना, कैप्टन भाग नहीं सकता जहाज़ छोड़ के, तो ऐसी स्थिति है। और कोई मित्र? सर हाँ। जैसे अभी किसी ने तरंग थे, शायद तरंग ने बोला कि आपके बारे में लेट पता चला, मुझे भी लेट पता चला आपके चैनल के बारे में, तो मैं एथिक्स ऐसे वैसे आपसे जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन इसके बाद सर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, बट मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि मैंने आपकी बुकलेट पढ़ी है 3 और 6 पेपर की, पेपर 3 एंड पेपर 6। मैंने आज तक सर ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखा। मतलब जो आपने पॉइंट बना के क्वेश्चन उठाए हैं ना सर, एक एक पॉइंट कवर किया आपने सिलेबस का, मतलब उसको पढ़ के सर सिलेबस से रिलेटिंग और जो कॉन्फिडेंस है ना वो सर बढ़ गया। बट एक यही है बस, इसको वहां पे जाके क्या है बोलते हैं ना, उल्टी करवाऊं वो हो जाए बस सही से। बाकी सर बहुत मेहनत करी ठीक सर है, आपने। थैंक यू सो मच। उसे बस इतना ही कहूँगा कि एक बार बुकलेट पढ़ लेना या 2 बार पढ़ लेना। वीडियो 2 घंटे का है तो उसको 1.5 घंटे देख के देख लेना। अगर सीधा क्वेश्चन नहीं भी आया, मान लो सीधा नहीं आया, अब मैंने लिखा है कि भाई मॉडल सोलर सिटी के माध्यम से कैसे रिन्यूएबल का टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। मान लो इसे सीधा सवाल नहीं भी आया, कोई बात नहीं। मॉडल सोलर सिटी पता है, सोलर एनर्जी का टारगेट पता है, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट पता है। अब भाई कुछ भी पूछ ले, आपके पास है ना, और ले दे करके 2 ही घंटे तो देखने हैं आपको। तो सिलेबस पूरा कवर है, सारे डेटा फैक्ट, सारे वैलिडेशन कवर हैं। अंत में कुछ भी पूछे हो, मेंस इज हाईली प्रेडिक्टेबल एरिया, कुछ भी पूछे आपके पास सब कुछ है। ये प्रीलिम नहीं है, मैं प्रीलिम में गारंटी नहीं ले सकता, मेंस में गारंटी ले सकता हूँ कि भाई कुछ भी पूछेगा आपके पास माल रहेगा।
ठीक है ना। और मैं GS5 की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ GS5 में मेहनत किया गया है, GS5 की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ GS3 की, GS6 की, GS4 की भी काफ़ी हद तक, क्योंकि GS4 में भी कीटर्न वही है, टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, तो इनकी मैं ज़्यादा जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ IR की सर, भी काफ़ी हद तक। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब मैंने पढ़ा वो जीएस वाला बुकलेट, लेकिन वो जो मतलब अप टू द मार्क नहीं लग रहा है, वो थोड़ा हल्का लग रहा है उसका बुकलेट ना, इनका वो कैसे जीएस है, 5 वाला। GS5 में क्या है ना मेरे भाई, GS5 में ट्रेडिशनल टॉपिक्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये वो, तो इसमें भाषा का भी एक तो खेल है, कितने कम भाषा में, कितने कम शब्द में कितना आपने वैल्यू एडिशन कर दिया। जितने भी स्टैटिक टॉपिक हैं उनमें एक्सेलेंस करने की गुंजाइश होती नहीं, ठीक, क्योंकि इसमें ऐसा इनोवेशन कुछ नहीं ला सकते अनटिल अनलेस आप उसके लिए साल भर प्रयास करेंगे। बात समझ रहे हो? नहीं सर, उसमें कुछ फैक्चुअल एरर्स भी हैं, नहीं, मतलब कुछ अच्छी अरे खासी एरर्स है। कुछ चीज़ें मेरे भाई, मैंने कहा ना GS5 की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि उसमें एक्सीलेंस की स्थिति तक पहुंचे ही नहीं। बाकी सभी बुकलेट में एक एक क्वेश्चन के लिए 3-3 घंटे 2-2 घंटे डिस्कशन हो रहा है कि भाई इस टॉपिक पे ये पूछा है, मार्केट में ये है, यूपीपीसीएस किस तरीके से सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ सकता है, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, बहुत माथापच्ची की है। यानी कि क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है ना, बुकलेट की जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो इस हिसाब से है कि सब कुछ कवर हो जाए और हाईली प्रेडिक्टेबल हो। GS5 में वो चीज़ उस लेवल तक गई नहीं है एक्सलेंस के साथ। क्वेश्चन फ्रेमिंग तो ठीक हुआ, लेकिन वो चूंकि मेरी एक्सपर्टीज कहाँ है, मेरी एक्सपर्टीज है GS3 में, और GS3 की एक्सपर्टीज की वजह से GS6 में भी एक्सपर्टीज है, क्योंकि फाउंडेशन बैच में इसको पढ़ाया भी था, और GS3 GS6 सिमिलर भी है काफ़ी। मेरी एक्सपर्टीज है GS4 में, GS2 में। तो जहाँ जहाँ एक्सपर्टीज दिखी है मेरी, क्या यूपीएससी वालों की, क्योंकि टीम तो यूपीएससी की थी ना, यूपीएससी वालों ने कभी GS5 तो दिया नहीं एग्जाम में जाकर के, पहली बार पेपर आया था उन्होंने पेपर दिया नहीं। तो जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिए हुए लोगों की काबिलियत आ पाई वहाँ उन्होंने अपना दिखाया, मैंने दिखाया। GS5 में हमारी लिमिटेशन थी, उसके लिए साल भर कम से कम काम करना पड़ेगा, उसके लिए साल भर कंटेंट जुटाने पड़ेंगे, साल भर उस पर भाषा के लेवल पे काम करना पड़ेगा, मुझे शायद खुद हिंदी भाषा पे लिखना पड़ेगा बैठ करके, तब जाकर के एक्सीलेंस आ सकता है। लेकिन यकीन करो, रोम एक दिन में नहीं बना था। मुझे पूरा यकीन है कि हमने 5 महीने में, शुरुआत हमने 3 जनवरी से किया, तभी से कंटेंट, तभी से वैलिडेशन, तभी से सारे काम हुए। 5 महीने में जो हमने किया, मुझे संतोष है इस बात का कि जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा कर पाया। इतना भी नहीं सोचा था, यकीन ही नहीं हो रहा है कि कैसे हो गया। आने वाले समय में भले प्रीलिम पढ़ाया जाएगा, भले मेंस नहीं रहेगा, लेकिन काम चलता रहेगा। जो भी कंटेंट हमने डेवलप किया ऑलरेडी उसका वैलिडेशन शुरू हो गया, ताकि जब मेंस आए उसके पहले सारे वैलिडेशन हो सके, क्योंकि इस बार मेंस के लिए 6 महीने मिले, अगली बार मेंस के लिए 6 महीने नहीं मिलेंगे, तो उसके पहले सारे वैलिडेशन हो सके, ताकि मिनिमम वैलिडेशन करना पड़े, खाली बस प्रिपरेशन करना पड़े लेक्चर के लिए। तो ये हमारे लिए भी तो रिफाइनिंग की प्रक्रिया है। और अंत में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। आप ये सोचो कि 100% चीज़ें परफेक्शन में रहेंगी, नहीं होता है। एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं भारत में एक एक टॉपिक पढ़ाता हो, इतने कम टाइम में सब कुछ कराता हो, नहीं होता। हमने कराया ना, हमने टेस्ट भी लिए, हमने वैलिडेशन कराया, हमने लाइव एवल्यूशन कराया, कंटेंट दिए, बुकलेट दिए, डिस्कस। नंबर के हिसाब से भी तो मेंस मतलब पैसे बनाने वाला गेम नहीं है ना यूपीपीसीएस में। अभी देखो कोई भी इंस्टीट्यूट तो मेंस की बात ही नहीं कर रहा है, लगभग कोई भी, ज्यादातर जो पढ़ाते हैं वो मेंस की बात ही नहीं कर रहा है, वो 25 वाले फ्री पे दे रहे प्रॉब्लम हैं क्या है ना मेरे startup भाई, वगैरह में। प्रॉब्लम क्या है कि प्रीलिम से आता है पैसा लोगों को, हाँ ठीक, वही। तो चाहिए, क्योंकि प्रीलिम में मास हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, ठीक, मेंस में ले दीजिए करके कुछ हजार लोग, ऊपर से हमारा चैनल तो है भाई कि उस पर बहुत लिमिटेड सब्सक्रिप्शन, जो इंस्टीट्यूट है उसके पास स्टूडेंट नहीं। हम ऐसा कोई प्रमोशन करते नहीं, पेड प्रमोशन की जा करके यूट्यूब के थ्रू या गूगल के थ्रू, वो तो करना नहीं, वो तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं करेंगे। पैसे दे करके कोई प्रमोशन होगा नहीं, ठीक, जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा। एक तो ये है। दूसरा, मेंस में लगती है बुद्धि, मेंस में लगता है एक्सपोजर। मुंह उठा करके बोल देने से, PDF पढ़ देने से काम नहीं चलता। अगर तुम्हें आंसू पता होगा तो हम एक छोटे से PYQ पे भी डिस्कस करने के लिए सम्राट में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के आता था। मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ हूँ हाँ, सर, मैं तो देखता तो इतना ज़्यादा उस पे काम करता था, इतना ज़्यादा, मतलब शाम को 6:30 बजे से लेकर के रात के 10:30 बजे तक, 10 बजे तक बस 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 उसी टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, उसी टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। कंटेंट पहले से बना, उसके बावजूद काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुंह से एक शब्द भी निकले तो इधर उधर न जाए। तो आप मेन से डिफरेंट थिंग मेरे भाई। प्रीलिम में बहुत कुछ है, मार्केट में बहुत कुछ है। प्रीलिम में थोड़ा तुक्का, थोड़ा लक, थोड़ी स्ट्रेटजी और करंट अफेयर। इसीलिए सोचा है कि इस बार प्रीलिम में करंट अफेयर के लिए जो करने वाला हूँ वो बहुत ऐसा प्रयास हुआ कि करंट अफेयर का जो ये मार्केट में कुछ सस्ती मैगजीन्स आती हैं ना, सस्ते जहर, सस्ता नशा जिसको मैं बोलता हूँ, वो सस्ते नशे का काम खत्म हो जाए। लेकिन अभी एक बार ये हो जाएगा तो देखेंगे।
और सर मतलब एक तो ये अलग क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब आप कितना प्रिडिक्ट करते हैं अपना रिजल्ट, मतलब इसमें अपने बैच में लगभग 100 लोग दे रहे होंगे या जितने भी लोग मेंस दे रहे हैं, उसमें भी लगभग कितने लोगों का अब क्या जो मतलब इंटरव्यू देंगे, मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं इंटरव्यू। अब जैसे शुरुआत में जब ये शुरू हुआ था भगीरथ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यूपीएससी मेंस भी दिया हुआ था और बहुत शानदार थे, बहुत होनहार थे। मुझे लगा था कि वो तो 100% रैंक लाने वाले, लेकिन उनकी पनौती क्या हो गई कि उन्हें प्रीलिम ही नहीं हुआ। ठीक, मार्क्स थे फिर भी नहीं हुआ। तो एक तो वो भी फैक्टर कंसिडर करना है। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया जब रिजल्ट आ गया तब। ठीक, जिन्होंने जनवरी से 3 जनवरी से फॉलो किया उन्होंने सारे टेस्ट लिखे होंगे, उन्होंने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। जिन्होंने रिजल्ट आने के बाद में एडमिशन लिया, हो सकता है उनकी आस्था न रही हो, उन्होंने बस ले लिया, अच्छा देखा। तो अभी फिलहाल के लिए जितना मेरा अनुमान है कि अपने मेंस में जितने भी लोग हैं, एक मोटा मोटा मुझे लग रहा है 30 से 40% लोग इंटरव्यू देने चाहिए, 40% लोगों को इंटरव्यू देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे एक बाकी देखेंगे क्या होगा। अगर 40% इंटरव्यू देंगे तो सब मुझे लग रहा है ओवरऑल 25% 30% फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। हाँ बोलो पूजा। गुड इवनिंग सर। सर अगेन जैसे कुछ लोगों ने और भी बताया, हमको भी बहुत लेट पता चला था आपके चैनल के बारे में, बट द कंटेंट क्वालिटी ऐसी कहीं भी नहीं थी। स्पेशली हमने काफ़ी लेक्चर्स देखे, सोसाइटी के लेक्चर्स बहुत अच्छे थे और पॉलिटी के लेक्चर्स जो GS2 के थे उसमें ADR और फिनेंस कमीशन का जहाँ जहाँ भी हमने आंसर लिखा है, मेरे सारे क्वेश्चंस में भले ही एवरेज 6 वगैरह आ रहे हो, बट उन 2 क्वेश्चंस में तो हमेशा बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो कंटेंट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी। ऑल्सो सर एक चीज़, एक प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। टेस्ट लिख लिए हैं, सिलेबस भी हो गया है, जो थोड़ा बहुत ब्रशिंग अप बचा है बस वही बचा है, बट कॉन्फिडेंस बहुत लो होता जा रहा है। थैंक यू पूजा। शुरुआत में थी आप? सर नहीं, स्टार्टिंग से तो नहीं ज्वाइन करा था, बट हमने फरवरी में नहीं ज्वाइन नहीं, करा अभी था। अभी हमने लेक्चर्स आज के सेशन में सारे शुरुआत में देखे। थी। यस सर शुरुआत से हाँ, थे तो पहली चीज़ और तो वो ये है, पोएम भी बहुत रेलेवेंट हाँ, तो थी। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो कॉन्फिडेंस का खेल है ना, ये म्यूट कर लो अनिल जी आप। हाँ, कुत्तों ने विद्रोह कर दिया लग रहा है। हाँ, तो ये जो कॉन्फिडेंस का मामला है ना, ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। और साइकोलॉजिकल इसलिए है क्योंकि हमें लगता है वो है ना कि दसों दिशाएं हमारे सामने नहीं। हमें लगता है कि भाई ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, हम भटक तो नहीं गए। तो फील गुड कराने के लिए एक ही उपाय है, यूपी पीसीएस में मेंस में कंपटीशन नहीं है। और रही बात पूजा तुम्हारी पर्सनली, तुम्हारी कॉपी भी मैंने देखी है, तो उस लिहाज से तुमने कुछ सवाल भी पूछे। मुझे याद है तुमने आर्गूमेंट भी दिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे या किसी एक ऐसे डिस्कशन के टाइम पे। आई पर्सनली फाइंड कि तुम इंटरव्यू की तैयारी करो, किसी भी हालत में कुछ भी लिख के आ जाओगे तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अनटिल अनलेस तुम वहाँ जा करके अंधा अंधा ना खेलना शुरू कर दो, नहीं मुझे नहीं लिखना है, आज मैं मेरा उपवास है, इस तरीके से ना करो, तो तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो तुम्हारी इंडिविजुअल लेवल पे मुझे लग रहा है जब रिजल्ट आएगा तो शायद ये रिकॉर्डिंग निकाल लेना, यू आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू, तो प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू सो मच, Don't इट मींस अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू सर। तो करने का ये कॉन्फिडेंस का सोचने का नहीं, सोचने तुम्हारा काम सोचने का, थोड़ी एग्जामिनर को सोचने दो। ठीक है, लिख के आओ। यस जी सर, थैंक यू। यस, और कोई मित्र? एक क्वेश्चन पूछे हाँ बोलो। सर। मेरा ये 2 महीनों मतलब बीपीएससी के बाद 2 महीने में सर घर पे कुछ दिक्कत ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से मेरा बहुत ही गड़बड़ हो गया सर। इनफैक्ट मैंने सबसे पहले अग्नि परीक्षा करवा लिया था और एक भी टेस्ट अभी तक नहीं दे पाया। तो अभी 10 दिनों में क्या करूँ सर? मैंने सिलेबस पूरा एक बार कवर कर लिया है पर टेस्ट एक भी नहीं दे पाया हूँ। मैंने बीपीएससी के लिए टेस्ट लिखे थे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है, बट इसके लिए मैंने एक भी नहीं दिया, तो इसलिए बहुत ज्यादा ही वो मतलब गंदा फील हो रहा है सर। सूरज तुमने बीपीएससी मेंस दिया, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस है अच्छे से लिखने की। मुझे नहीं लगता है कि आंसर राइटिंग ना करने से तुम पर कोई नुकसान होगा। क्या करो अभी, मेंटल राइटिंग जो बोला है, अगर तुम शुरुआत में थे तो मेंटल राइटिंग करो, और चाहो तो रोज़ 2 घंटे 2.5 घंटे लिख सकते हो। ठीक, 7-8 घंटे पढ़ो, 2-2.5 घंटे लिख लो ताकि प्रैक्टिस में आ जाओ। जो बुकलेट्स हैं अपनी
या जो नोट्स होगा जिसको आपने मार्क किया होगा पहले, उनको रिवाइज कर लो, वीडियो देख लो, इतना काफ़ी हो जाएगा। ऑलरेडी तुमने इतना ऐसे में दिक्कत है नहीं, बीपीएससी दिया है, जीएस भी पढ़ के रखा है, तो तुम टच में हो यार। 10-15 दिन से सचिन तेंदुलकर क्या 3 महीने अपने सर्जरी की वजह से बाहर रहा, रेस्ट किया, तो सचिन तेंदुलकर का क्लास खत्म हो गया, खेलना छोड़ दिया उसने, मतलब वो चौका नहीं मार पाएगा, स्ट्रेट ड्राइव नहीं मार पाएगा, क्या बकवास। हथियार नहीं सर, वो थोड़ा टाइम बर्बाद हो वो गया सब सर, इसलिए क्या बहुत- होता है कि अभी जब प्रीलिम था तो मेरे एक मित्र ने कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं, मैं फेल हो जाऊंगी या जो भी होगा। तो मैंने उसको एक ही बात बोला, जीएस की बात कर रहा हूँ, मैंने उसको बोला कि क्या करो ना, अगले 3 दिन तक 3 विषय खत्म कर दो लेंथ के हिसाब से, और ऐसे खत्म करो कि तुमको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आए, और उसके बाद बात करना। उसने क्या किया कि 3 दिन में एक एक पेपर, एक एक मतलब विषय उठा करके लेंथ के हिसाब से सारे पीवाईक्यू खत्म कर दिए, टॉपिक खत्म कर दिए, और फिर 3 दिन बाद बोला नहीं मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्या होता है ये कॉन्फिडेंस, मतलब ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आपको लगता है यस आपने कवर कर लिया है। अरे भाई आपके हाथ में कोई बंदूक थमा दे, आपका कॉन्फिडेंस वैसे आ जाएगा, भले आपको चलाना ना आता हो, भले आप उतनी कुशलता से वार ना कर सको, पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत डबल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा मैं इक्विप्ड हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं त्रिवेदी हो गया हूँ। अरे नहीं भाई, होता क्या है, ये कंप्लीटली साइकोलॉजिकल है। आपको सिर्फ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है, और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कवरेज से, लेंथ से, क्वालिटी से ज़्यादा लेंथ से। कितने अच्छे टॉपर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, क्यों? उनको लगता है छूट गया है। तो वो फालतू बात है, जाओ अपना बेस्ट दो, ठीक है। सर कोई 2 फुल नेम दे सकता है सर अगले 2 दे दिन दे में? भाई, बताइए कौन सा बुक है? पीवाईक्यू लिख डाल यार, या जो मैंने मोस्ट ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो 5 स्टार वगैरह दिया उस पर लिख डालो, ठीक थैंक यू। ठीक है। फिर चलें, आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जी, कुछ है सवाल? चलो ठीक है, एडमिट कार्ड आ गया है सर हाँ। मैंने ऐसे लिखा था तो सिस्टी मैम को मैंने दिया था, तो थोड़ा उसे एक बार देख लेते। आपने ही बोला था कि एक बार ऐसे लिख के तुम मुझे भेज देना। विक्रम कल तो मैंने 3 मैं घंटे देख लूँ। एवेल्युएट किया है, आपका कॉपी नहीं था उसमें से। मैंने सिस्टी मैम को भेजा था सर। ठीक है, तो लिस्ट में रहा भी होगा तो आप आए नहीं होंगे। 10 बजे से 1 बजे तक मैंने कल कॉपी एवेल्युएट किया है। अगर नहीं भी हुआ है तो मुझे आप पर्सनली भेज दो, मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलेगा, फिर से शेड्यूल कर लेंगे। थैंक यू। यस यस यस। चलो भैया, एडमिट कार्ड आ गया है, चेक कर लेना, नामों में कोई गलती ना हो, कोई क्लरिकल मिस्टेक ना हो, फालतूपना ना हो, और होगा तो आयोग से इमीडिएटली कांटेक्ट कर लेना। ये टेक्निकल वजहों से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अंत में यही आपके लिए सलाह है, और अंत में आप ही विजयी होगे, तुम्हें ही विजय होना है, कोई दूसरा नहीं जीतेगा। अंत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हें हार का सामना करना पड़े। और यूपीपीसीएस मेंस में कंपटीशन नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। बहुत गरीब लोग एग्जाम देते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ प्रीलिम पढ़ते हैं। कुछ वहीं 2-4 अच्छे लोग आगे होंगे तुम्हारे जैसे, वहीं लोग देंगे। ठीक है, तनाव मत लो। शुभ रात्रि।